कि आज भी एक लड़के के कहीं न कहीं दिमाग में ये होता है कि मुझे एकदम वर्जिन वाइफ मिलनी चाहिए। तो इसके 2-3 पहलू है। सबसे पहला सेक्स एजुकेशन की बात करते हैं या फिर हम मेन हेल्थ की बात करते हैं, तो आज भी लोग कहीं न कहीं इस टॉपिक पर थोड़ा-सा झिझकते हैं बात करने से पहले। मर्दों के अंदर सिर्फ फिजिकल हेल्थ की बात नहीं होती है। सेक्सुअल हेल्थ की बात करें सर, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो। हमने कोशिश करी है कि जो ये गुप्त रोग है, इसमें से जो गुप्त वर्ड है, इसको गायब करना। एक डॉक्टर होने के नाते आप किसी भी कोई भी कपल आपके पास आता है तो आप उसको क्या सलाह देते हैं कि कितनी बार करना चाहिए? तो मेरी सलाह नहीं है, ये साइंटिफिक। लेकिन फिर भी मेल या फीमेल को मास्टरबेशन की आदत है। क्योंकि आपने बचपन से हैबिट डाली है। लेकिन ज्यादातर पेशेंट कैसे आते हैं? देखो, सेक्सुअल हेल्थ के अंदर बीमारियां बहुत तरीके की हैं। सेक्सुअल हेल्थ का मतलब ये नहीं है कि आजकल लोग सर एसेक्सुअल भी बहुत ज्यादा हो रहे हैं, मतलब सब कुछ बढ़िया चल रहा है, उनका कहना है पहले हम बिल्कुल नॉर्मल थे लेकिन अब हम एसेक्सुअल हो गए। इस तरफ क्यों जा रहे हैं? तो इसके बारे में मैं कमेंट नहीं करना चाहूँगा। ज्यादा आप मास्टरबेशन करोगे तो कमजोरी बहुत ज्यादा आती है, तो ये फैक्ट तो ये सच्चाई है। तो ओवर मास्टरबेशन करना कैसे आप सभी, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इस पॉडकास्ट में। मैं आप सभी के साथ हूं कंचन। दोस्तों, आज का पॉडकास्ट थोड़ा सा अलग होने वाला है क्योंकि आज के पॉडकास्ट में जो टॉपिक मैं लेकर आई हूं या जो गेस्ट मैं लेकर आई हूं, आज उनसे मिलकर आपको बहुत अच्छा लगेगा और बहुत कुछ ऐसा आपको सुनने को मिलेगा जिसके बारे में आज के समय में लोग बात करने से पहले झिझकते हैं। देखिए, अगर हम सेक्स एजुकेशन की बात करें या फिर हम मेंस हेल्थ की बात करें, तो आज के समय में भी लोग मेन हेल्थ को लेकर सिर्फ इतना सोचते हैं कि अगर कोई शख्स, कोई मेन अगर अच्छे से अपनी हेल्थ बनाना चाहता है तो वो जिम चला जाए। लेकिन क्या आपको मालूम है कि मेन हेल्थ सिर्फ जिम से ठीक नहीं होती है? बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिस पर हमें बात करनी होगी और आज इस पॉडकास्ट में हम बहुत सारी ऐसी बात करने वाले हैं जो आप सभी से जुड़ी हुई है। आज के पॉडकास्ट में बहुत इंटरेस्टिंग मेरे क्वेश्चन होने वाले हैं, तो इस पॉडकास्ट के साथ बने जरूर रहिएगा क्योंकि आज के मेरे पॉडकास्ट में जो हमारे खास मेहमान हैं, जो खास तौर से मैंने बुलाया, जिनके साथ मुझे आज बहुत सारी बातें करनी है, डॉक्टर विजयंत गोविंदा गुप्ता जी हैं मेरे साथ। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। कैसे हैं सर आप? बहुत बढ़िया जी, थैंक यू। सर, सबसे पहले ना आज मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ क्योंकि जब हम सेक्स एजुकेशन की बात करते हैं या फिर हम मेन हेल्थ की बात करते हैं, तो आज भी लोग कहीं ना इस टॉपिक पर थोड़ा सा झिझकते हैं बात करने से पहले। किसी से भी आप सेक्स एजुकेशन पर बात करोगे तो वो खुलकर बात नहीं करेगा, लेकिन आज मैं अपने पॉडकास्ट में ना बहुत सारे सवाल आपसे पूछने वाली हूँ। सबसे पहले मैं ये जानना चाहती हूँ सर कि मेन हेल्थ की जब भी बात होती है, तो जब भी हम कहते हैं कि किसी आदमी की तबीयत ठीक नहीं चल रही है, मैं थोड़ा सा लूज फील कर रहा हूँ या मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है, तो हम हमेशा इसे जिम से जोड़ देते हैं कि मेन हेल्थ ठीक है यार, जिम जाएंगे तो हम फिट हो जाएंगे या हमें ठीक लगेगा। क्या मेन हेल्थ को सिर्फ जिम से जोड़कर देखना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं। तो मेंस हेल्थ एक बहुत वास्ट टॉपिक है। और मर्दों के अंदर सिर्फ फिजिकल हेल्थ की बात नहीं होती है। इमोशनल हेल्थ, उनकी रिलेशनशिप की हेल्थ, किस रिलेशनशिप उनका है अपनी वाइफ के साथ या पार्टनर के साथ, उनकी सेक्सुअल हेल्थ, उनकी जो हार्मोन्स की हेल्थ है, तो ये सब मिला के एक आदमी को कंप्लीट करते हैं। तो सिर्फ ये समझ, जिम जाना ज़रूरी है, एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है, एक्सरसाइज रेगुलर करना आपकी हेल्थ के लिए ज़रूरी है। पर अगर आप जिम नहीं जाते तो भी अगर आपके शरीर में हार्मोन्स खराब है या आपके शरीर के अंदर और आपका रिलेशनशिप खराब है, कई आदमी आज के दिन ओवर वर्किंग से स्ट्रेस के अंदर भी अपनी हेल्थ खराब कर लेते हैं। तो इसलिए मेंस हेल्थ इज ऑन ओवरऑल हेल्थ। इट इज़ नॉट ओनली कि आप जिम जाए और तब आपकी हेल्थ ठीक हो जाएगी, ऐसा नहीं है। अगर हम सेक्सुअल हेल्थ की बात करें सर, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, जब भी हम सेक्सुअल हेल्थ की बात करते हैं तो लोग डॉक्टर के कहते हैं कि भाई डॉक्टर से आपको कोई बात कभी छिपानी नहीं चाहिए, लेकिन आज भी हम देखते हैं कि लोग डॉक्टर के पास जाते हैं तब भी इससे एक टॉपिक पर बात करने से पहले बड़ा हिचकिचाते हैं। तो आपके पास जब लोग आते हैं या आपके पास जो पेशेंट आते हैं, तो कैसे डील करते हैं आप? तो हमने कोशिश करी है पिछले कुछ टाइम में, जैसे हम सोशल मीडिया के माध्यम से पहुंचे हैं लोगों तक, हमने कोशिश करी है कि जो ये गुप्त रोग है, इसमें से जो गुप्त वर्ड है, इसको गायब करने की। बिल्कुल। तो आप देखेंगे हमारी समाज सोसाइटी है वो बहुत दबी हुई है इन मामलों में, और आज भी लोग शर्मा शर्मी करते हैं। पर सोशल मीडिया की मदद से आज हम लोगों तक सही जानकारी पहुंचा पा रहे हैं, इसलिए उनमें भी कॉन्फिडेंस आ रहा है कि हम ये भी एक प्रॉब्लम है, ये भी बीमारी है। बिल्कुल। जैसे हार्ट है, जैसे डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, तो ये भी बीमारी है और इसका भी प्रॉपर इलाज अवेलेबल है। तो पेशेंट्स को कॉन्फिडेंस भी आ रहा है और आजकल मरीज, आप मानेंगे, खुल के बात करते हैं, आके बोलते हैं कि हमें ये प्रॉब्लम्स आ रही है और जब हमें बताएंगे तो इसका इलाज कर पाएंगे। तो शर्म खोलने में आई थिंक सोशल मीडिया का बहुत बड़ा रोल है। प्लस सोशल मीडिया के अलावा आजकल जो जागरूक मरीज है, जिनको जागरूकता है, जो अपने आप को एजुकेट कर रहे हैं,
वो मरीज भी अपनी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर रहे हैं और आके डॉक्टरों से उसका इलाज मांग रहे हैं। जैसे हम देखते हैं कि घर परिवार में क्या होता है, पेरेंट्स जैसी शादी होती है तो वो ये कहते हैं कि भैया फटाफट से एक बच्चा कर लो। मतलब बच्चे पर हम इतना जोर देते हैं लेकिन सेक्स एजुकेशन पर या इस पर कोई बात नहीं करना चाहता। जैसे बहुत सारे केसेस हमने ऐसे भी देखे सर। अभी हाल ही में एक केस था कि जैसे ही शादी हुई लड़के की तो वो अपनी फर्स्ट नाइट अपनी सुहागरात से पहले ही भाग गया। उसको डर लग रहा था कि कहीं मैं कुछ कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। तो ऐसे बहुत सारे सवाल मैं अभी आपसे पूछने वाली हूँ। बिल्कुल। सर आपके पास जब लोग आते हैं तो आपने कहा कि आप उनसे कहते हैं कि भाई गुप्त जो एक वर्ड है वो हमें हटाना होगा। बिल्कुल। लेकिन ज्यादातर पेशेंट कैसे आते हैं, मतलब किस तरह के पेशेंट ज्यादा आते हैं आपके पास? देखो, सेक्सुअल हेल्थ के अंदर बीमारियां बहुत तरीके की है। सेक्सुअल हेल्थ का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ बिस्तर में वो परफॉर्मेंस ना कर पाना। तो बड़ा कॉमन मिसकंसेप्शन है कि सिर्फ हम वाइफ से रिलेशन नहीं बना पा रहे, यही बीमारी है। ऐसा नहीं है। मेन सेक्सुअल हेल्थ में बहुत बीमारियां और भी है जो बिस्तर से बाहर है। जैसे फॉर एग्जांपल टेस्टोस्टेरोन की कमी। आजकल आप देखेंगे वर्क एनवायरनमेंट की वजह से, पुअर डाइट की वजह से, लाइफस्टाइल की वजह से क्रॉनिकली यंग लड़के जो है स्ट्रेस में रहते हैं कमाई के लिए, करियर के लिए, जॉब्स के लिए। उस कारण से उनका टेस्टोस्टेरोन गिर जाता है, जिस कारण से उनको बहुत सारी बॉडी में वीकनेस, फोकस का गुम जाना, ठीक है, एनर्जी ना रहना, पूरे टाइम मोटिवेशन का गायब हो जाना। तो ये भी सेक्सुअल हेल्थ का ही पार्ट है। तो आप समझिए कि सेक्सुअल हेल्थ के लिए हमारे पास कई तरीके के मरीज आते हैं। हमारे पास यंग लड़के भी आते हैं, हमारे पास ऐसे बच्चे भी आते हैं जो 12-13 साल के हैं जिनकी ग्रोथ ही नहीं हो रही है, दाढ़ी मूछ नहीं आ रही है। ये भी हमारा ही एक चैप्टर है जिसको हम मैनेज करते हैं, जिसको हम बोलते हैं एडोलेसेंट हेल्थ। मतलब कि 12 साल से लेकर 18 साल तक का सफर जो है, 6 साल का, जो बहुत ज़रूरी है एक बच्चे की लाइफ में। उसको बचपन से प्रौढ़ अवस्था में आने में उसमें डिफेक्ट आ जाए तो उसको भी हम ट्रीट करते हैं। 18 साल से 26 साल 27 साल शादी तक के बीच में जो मास्टरबेशन की हैबिट्स है, जो टेस्टोस्टेरोन के लेवल्स है, जो पर्सनल हाइजीन की प्रॉब्लम्स है, ये भी बीमारियां हैं सेक्सुअल हेल्थ की। फिर शादी के बाद रिलेशन ना बना पाना, बच्चे ना कर पाना, ये प्रॉब्लम्स है। और आप मानिए 50 ईयर्स के बाद शादी हो गई, बच्चे हो गए, 50 साल के बाद भी जब आदमी को प्रोस्टेट की दिक्कतें होती है, पेशाब की दिक्कतें होती है, जब उस टाइम उसको प्रोस्टेट और टेस्टिस में कैंसर होता है, तो ये भी सेक्सुअल हेल्थ का पार्ट है। तो आप समझिए मर्दों के जननांग से लेते हुए लिंग के साइज में, वृद्धि में, ग्रोथ में, बच्चे होने में, हर चीज़ में प्रॉब्लम आती है तो उसका इलाज एंड्रोलॉजिस्ट या सेक्सुअल हेल्थ के डॉक्टर्स करते हैं। और ये बीमारियां हर एज में हो सकती है, अलग अलग बीमारियां होती है और उसका अलग अलग इलाज है। जैसे मास्टरबेशन की अगर हमने बात की है सर, तो हमने देखा है कि आजकल के जो बच्चे हैं, जो हमारा यूथ है, वो मास्टरबेशन की तरफ बहुत ज़्यादा है। मतलब पॉर्न मूवी खोली, फिर मास्टरबेशन उनका शुरू हो गया। तो इससे क्या कमज़ोरी आती है? क्योंकि लोगों में एक ये भी है कि नहीं, ज़्यादा आप मास्टरबेशन करोगे तो कमज़ोरी बहुत ज़्यादा आती है। तो ये फैक्ट तो है? ये सच्चाई है। तो ओवर मास्टरबेशन करना डेफिनेटली सेहत के लिए हानिकारक है। मैं शायद अकेला 1 या 2 डॉक्टर्स है जो एलोपैथी से होते हुए मास्टरबेशन के बारे में मना करते हैं। और इसमें गलती कहीं ना कहीं हमारी मेडिकल कम्युनिटी की है और सोशल मीडिया की है, जो मास्टरबेशन को ओवर प्रमोट कर रही है। आप देखिए आजकल पूरे सोशल मीडिया पे एक ही कहानी चल रही है, मास्टरबेशन हेल्दी है, 21 बार करना चाहिए, 30 बार करना चाहिए। ये यूथ को मिसगाइड कर रहे हैं, ये यूथ को गलत रास्ता दिखा रहे हैं। मास्टरबेशन हर तरीके से रॉन्ग है। मास्टरबेशन व्यक्ति का टेस्टोस्टेरोन कम करता है, मास्टरबेशन व्यक्ति का मोटिवेशन कम करता है, मास्टरबेशन व्यक्ति की इरेक्टाइल कैपेसिटी को कम करता है। और बहुत स्टडीज कहती है जी मास्टरबेशन से इनफर्टिलिटी तक प्रॉब्लम्स आती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मास्टरबेशन की ग्रोथ आज के दिन हो रही है पॉर्न के कंजम्पशन से। इजी इंटरनेट है, मोबाइल फोन्स है, लार्ज अमाउंट्स ऑफ पॉर्न है। इस कारण से जो यूथ है वो अपनी जो एक ग्रोथ फेज है जिसमें उसको अपने रिलेशनशिप बनाने के लिए अपने शारीरिक विकास को करना है, मेंटल विकास को करना है, इमोशनल विकास को करना है, वो कर ही नहीं पा रहा है। तो इसलिए मेरे हिसाब से तो मास्टरबेशन कम्प्लीटली रॉन्ग है। और हम आज भी अपनी ओपीडी में 80% लड़के ऐसे हैं जो मास्टरबेशन करके ही उन्होंने अपनी कोई ना कोई बीमारी डेवलप करी है। बिल्कुल बिल्कुल। इसके अलावा जैसे हम अगर बात करें तो बहुत से जैसे अभी हम साइज़ की ही बात कर रहे थे, तो बहुत से लोगों के साथ ये होता है कि हम साइज़ की प्रॉब्लम है, फीमेल्स को सबसे ज़्यादा रहती है। जैसे उनके हस्बैंड के साथ कि नहीं बहुत छोटा है या फिर नहीं, हम सेटिस्फेक्शन नहीं मिल पाता है। तो क्या साइज़ इतना मैटर करता है सर? साइज बिल्कुल मैटर करता है, पर साइज एक पर्टिकुलर दरमियान एक रेंज में मैटर करता है। तो मैंने देखा है कि साइज से ज़्यादा प्रॉब्लम आज के दिन एजुकेशन की और काउंसलिंग की है। तो प्रॉब्लम क्या है? पॉर्न यूजेज की वजह, ये भी पॉर्न का साइड इफेक्ट है। पॉर्न यूजेज की वजह से एक अननेचुरल सा एक्सपेक्टेशन बन गया है दोनों मियाँ बीवी के अंदर। तो हस्बैंड पॉर्न देखता है, उसको लगता है कि मेरा कंपैरेटिवली स्मॉलर है। वाइफ को भी आजकल लेडीज में भी पॉर्न प्रमोशन बहुत ज़्यादा हो गया। मैं देख रहा हूँ आजकल लेडीज़ को भी मास्टरबेशन की तरफ धकेला जा रहा है। आजकल लेडीज़ को भी मैंने देखा सोशल मीडिया पे कोशिश की जा रही है कि इनको भी सेटिस्फेक्शन के लिए वाइब्रेटर्स की तरफ धक्का दिया जाए। तो इस कारण से क्या है कि जो एक रिलेशनशिप बनता है हस्बैंड वाइफ का, वो कहीं ना कहीं टूट रहा है और एक्सपेक्टेशन हाई हो गई है। और हस्बैंड वाइफ के बीच में ना तो फोर प्ले हो रहा है, ना प्रॉपर
जो सेक्स क्रिया है उसको प्रॉपरली कैसे किया जाए दोनों अपनी संतुष्टि के लिए, वो भी नहीं ट्रेनिंग हो रही है, ना समझाया जा रहा है। इस कारण से जो प्रॉब्लम को साइज के ऊपर ब्लेम किया जा रहा है वो एक्चुअली साइज से नहीं है, वो एक्चुअली रिलेशनशिप की प्रॉब्लम है। अगर हस्बैंड और वाइफ प्रॉपरली इंटरेक्ट करे, अगर वो अपने ज़रूरतों को समझे, अगर वो सही टेक्निक का इस्तेमाल करे, तो हो सकता है कि साइज तक बात पहुंचे ही ना। Yes. इसके अलावा अगर जैसे बहुत से लोगों के साथ एक ये और प्रॉब्लम होती है कि बहुत कम टाइम लगता है, कहते हैं कि भाई मेरे हस्बैंड की या मेरी वाइफ के बेड पे परफॉर्मेंस बहुत अच्छी नहीं है, बिकॉज ऑफ बहुत कम समय में मेरे हस्बैंड जो है वो सेटिस्फैक्शन लेवल पे पहुंच जाते हैं। तो जैसे अगर टाइम बढ़ाना होता है तो उसके लिए किन किन चीज़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होगा? सबसे पहली चीज, अगर इसको आप जो प्रॉब्लम बता रहे हैं इसको बोलते हैं शीघ्र पतन। हाँ, शीघ्र वही पतन शीघ्र। मतलब कि प्रीमेच्योर एजैकुलेशन। इसका जो डेफिनेशन है वो ये है कि अगर आपकी पार्टनर या आपकी लेडीज या आपकी वाइफ के संतुष्टि के पहुंचने से पहले अगर आदमी डिस्चार्ज हो रहा है तो उसको शीघ्र पतन बोलते हैं। और इसका नंबर 1 कारण आज के दिन ये मास्टरबेशन की हैबिट है। तो जो लड़कों ने शादी के पहले 10-12 साल 13 साल हस्तमैथुन करके अपने समय को खराब किया है, क्योंकि हस्तमैथुन में सिर्फ एक गोल होता है कि अपने आप को डिस्चार्ज करना है। तो ओवर टाइम देखा जाता है कि इन लड़कों के अंदर प्रॉपर टाइमिंग बन ही नहीं पाता, ये वहां तक पहुंच ही नहीं पाते जितना कि एक वाइफ को या औरत को रिक्वायरमेंट है सेक्स की। तो एक हैबिट तो जो आज मैं मतलब मैसेज दूंगा आपके चैनल के वाया है कि ये जो मास्टरबेशन की हैबिट जो एक एपिडेमिक हो गई है हमारी कंट्री में, इसका कहीं ना कहीं स्टॉप लगाया जाए। अगर आप फ्यूचर में अपने रिलेशनशिप को अच्छा रखना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आप और आपकी वाइफ एक अच्छा मैरिटल लाइफ एंजॉय करें, तो एक तो ये, और सेकंड है कि अपने जो पेल्विक फ्लोर है, पेल्विक जो मास्टरबेशन है वो आपके पेल्विक फ्लोर को भी कमजोर करता है। आप समझिए जब तक आपको अपने सीमन को होल्ड करना है, अगर जो हमारे पेल्विक फ्लोर है, जो उसके मसल्स या उसकी जो मांसपेशियां है वो कमजोर होगी तो आप नहीं उसको होल्ड कर पाएंगे। तो एक एक्सरसाइज होती है, उसको बोलते हैं कीगल एक्सरसाइज, जो हमारे योग में मूल बंध के नाम से, अश्विनी मुद्रा के नाम से भी फेमस है। अच्छा। हर व्यक्ति को ये एक्सरसाइज दिन में 3 से 4 बार बैठे हुए भी, ऑफिस में भी करनी चाहिए। अच्छा। जितना आपकी मांसपेशियां नीचे की स्ट्रांग रहेगी, जितना आप अपने सीमन को होल्ड कर पाएंगे, उतना ही आप अपने पार्टनर को समय दे पाएंगे बिस्तर में। बिल्कुल। एक और बड़ी प्रॉब्लम है सर कि वुमेन ऑर्गेज्म, कहते हैं कि वुमेन को थोड़ा टाइम लगता है, मतलब मेंस के अकॉर्डिंग वुमेन को टाइम लगता है। तो क्या इतना मुश्किल होता है? मतलब ये जैसे कहते हैं कि वुमेन को ज़्यादा टाइम लगता है। देखो इसमें भी अगेन मिसकंसेप्शन है। वुमेन को टाइम लगता है, बिल्कुल लगता है, पर वुमेन को टाइम लगता है ऑर्गेज्म के लिए तैयार होने में, जबकि मर्दों को नहीं लगता सेक्स के लिए तैयार होने में। तो आप देखेंगे कि मर्द को इरेक्शन आने में कुछ सेकंड चाहिए, उसको तो सिर्फ कुछ देखने भर से भी इरेक्शन आ जाता है। जबकि वाइफ को या फीमेल पार्टनर को तैयार होने में और ऑर्गेज्म तक पहुंचने से पहले अराउज होने में समय लगता है। तो ऑर्गेज्म का टाइम दोनों में सेम ही है। जो आदमी तैयार हुआ उसका ऑर्गेज्म का टाइम सपोज 1 मिनट है, वाइफ के तैयार होने से ऑर्गेज्म का टाइम तो वही 1-2 मिनट है, पर वो तैयार होने में औरत को टाइम लगता है। और वो तैयार होने के लिए औरतों को सिर्फ विजुअल स्टिमुलस नहीं चाहिए, औरतों को इमोशनल अटैचमेंट चाहिए, औरतों को एक फोर प्ले चाहिए, औरतों को एक कंफर्ट लेवल चाहिए, उनको एक पर्टिकुलर पोजीशन चाहिए। और मोस्ट मर्द जो मैंने देखा है मेरी प्रैक्टिस में, वो ये मेहनत करने को रेडी नहीं है। उनका इंटरेस्ट है सिर्फ अपने आप को संतुष्ट करना। और इसलिए जब मेरे पास कपल्स आते हैं ये प्रॉब्लम लेकर, तो सबसे पहले उनको हम यही कोशिश करते हैं जानने की कि क्या वो प्रॉपरली अपनी वाइफ को फोर प्ले करके या अपनी वाइफ को सेक्सुअली तैयार भी कर रहे नहीं कर रहे। ठीक है। और मोस्ट कॉमन डिफेक्ट यही है कि अगर हस्बैंड और वाइफ समझ जाए कि किस तरीके से वाइफ को रेडी करना है, तो उसके बाद वाइफ का ऑर्गेज्म आना काफी इजी हो जाता है कंपैरेटिवली। मुझे लगता है कि सर ये जो एक प्रॉब्लम है इसकी वजह से कहीं ना कहीं रिलेशंस भी थोड़े कमजोर हो रहे हैं, क्योंकि वो जैसे हम फोर प्ले की बात कर रहे हैं, तो हो सकता है आपके पास जो पेशेंट आते हो वो ज्यादा आते हो कि हस्बैंड का, जैसे आपने कहा कि फोर प्ले की और ध्यान ही नहीं होता, तो कहीं ना कहीं रिलेशंस को भी ये बहुत कमजोर कर देता है। तो सेक्सुअल बीमारियों में हम कहते हैं कि बीमार 2 लोग हैं, एक लोग नहीं है। बिल्कुल। आज अगर मेरी ओपीडी में या मेरे क्लिनिक पे एक मर्द आ रहा है प्रॉब्लम लेके, तो बीमारी सिर्फ उसकी नहीं है, बीमारी उसके पार्टनर की भी है, जो बिन चाहे हो गई है। तो सेक्सुअल हेल्थ इज अ कपल्स प्रॉब्लम, कपल्स डिजीज। सेक्स कभी भी आइसोलेशन में नहीं होता है। तो जब भी सेक्सुअल प्रॉब्लम आएगी तो आप देखेंगे कि मर्द तो परेशान है ही, पर साथ में उसके पार्टनर के अंदर भी इमोशनल प्रॉब्लम्स, रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स, टेंशन होनी शुरू हो जाती है। बिकॉज देखो एंड ऑफ द डे जो ये सेक्सुअल एक्टिविटी है ये एक स्ट्रेस रिलीज का बहुत बड़ा माध्यम है। आज अगर किसी हस्बैंड वाइफ के बीच में झगड़ा है और उनके बीच में रिलेशन बन जाए तो झगड़ा खत्म हो जाता है, पर अगर झगड़ा हो रहा है और रिलेशनशिप नहीं बन पा रहे तो वो झगड़ा बढ़ता जाता है। तो मैं देखता हूँ कई बार जो घर में कलेश हो रहे हैं वो इसलिए हो रहे हैं क्योंकि बिस्तर में सेक्स नहीं हो रहा। अगर रिलेशन बन जाए तो कई बार जो झगड़े बिस्तर में खत्म हो जाते हैं वो कंटिन्यू होते रहते हैं। तो आई फील कि मेनी टाइम्स अगर जब मेरे मरीज जो आते हैं
सेक्सुअली परफॉर्म करना शुरू कर देते हैं, तो मैं देखता हूँ कि दे आर ओवरऑल हैप्पियर ऑल्सो। वो आते हैं 3 महीने बाद 4 महीने बाद कि सर अब तो चीज़ें बेटर है, घर में भी अब इतना झगड़ा नहीं होता है, वाइफ भी सेटिस्फाइड है। तो इन सब चीज़ों से क्या है कि उनकी जो फिर परफॉर्मेंस है वर्क प्लेस पे, अपने ऑफिस में, अपने अपने बिजनेस में बेटर हो जाती है, क्योंकि उनका ध्यान अपने लिंक से हटके काम में लगना शुरू हो जाता है। वरना जब ये सेक्सुअल प्रॉब्लम देके मरीज होता है तो उसका सारा ध्यान हर समय सिर्फ अपने जननांग पे रहता है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो उस कारण से क्या है कि वो घर जाने से कतराते हैं कि आज घर जाएंगे, आज फिर लड़ाई होगी। तो इसलिए मरीज आते हैं परेशान होके कि सर हम सेक्स से परेशान नहीं है, हम अपने घर से परेशान है, क्योंकि वाइफ की डिमांड्स है और वो सही भी है, और हम नहीं पूर्ण कर पा रहे तो कैसे करें। तो इसलिए आई ऑलवेज से कि सेक्सुअल हेल्थ के अंदर कपल्स ट्रीटमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सिर्फ मर्द का ट्रीटमेंट से इलाज नहीं हो पाएगा जब तक कि हम औरत की भी क्या डिमांड्स है, तो उसमें भी हमारा रोल है। कई बार क्या है कि जो पति अपनी वाइफ से नहीं पूछ पा रहा, वो हम उनको पूछ के बताते हैं कि जी यहाँ प्रॉब्लम है, आपकी वाइफ ये चाह रही है और आप इसको पूरा नहीं कर पा रहे, तो आप इस पे ध्यान दीजिए। और मरीज घूमते रहते हैं तेल लगाते हुए कि साइज बढ़ाएंगे, साइज बढ़ाएंगे। साइज का कोई रोल ही नहीं है। अगर आप अपनी वाइफ को टाइम दे रहे हैं, अगर आप उसको प्योर तैयार कर रहे हैं, अगर आप उनके साथ प्रेम कर रहे हैं, तो आपको फिर साइज का क्या करना है उसके अंदर। बिल्कुल। जैसे अगर मैं बात करूं यहाँ पर प्रिकॉशन की, कॉन्डम्स की मैं बात कर रही हूँ। जैसे कई लोग कहते हैं कि कॉन्डम जो होता है वो सिर्फ प्रेगनेंसी रोकने के लिए है, तो क्या ऐसा है कि सिर्फ प्रेगनेंसी रोकने के लिए या और भी यूजेस है कॉन्डम का? तो कॉन्डम एक बहुत इफेक्टिव बर्थ कंट्रोल मेथड है। तो कॉन्डम प्रेगनेंसी रोकने के लिए तो जरूरी है ही। और आज के दिन अगर आपका एक बच्चा है, दूसरा करना है और आपको गैपिंग देनी है, या पहले बच्चे में गैपिंग देनी है, तो गैपिंग देने का सबसे सेफ तरीका कॉन्डम्स ही है। पर कॉन्डम्स का काम सिर्फ बच्चे रोकना नहीं है। कॉन्डम सबसे पहले प्रोटेक्शन के लिए है। अच्छा। एसटीडीज के लिए। तो एसटीडीज मतलब ऐसे इन्फेक्शंस जो औरत और मर्द के बीच में फैल सकते हैं, और ये इन्फेक्शन कई बार जानलेवा हो सकते हैं, जैसे कि एड्स, जैसे कि HIV, जैसे कि HPV से होने वाले कैंसर। तो अगर आप किसी यौन संबंध में है जिसके अंदर आप सामने वाले को नहीं जानते, जहां आपको नहीं कंफर्म है कि सामने वाले का कोई और पार्टनर है या नहीं है, तो अपनी खुद की प्रोटेक्शन के लिए कॉन्डम सबसे इफेक्टिव तरीका है। अगर आपका शादी हो गया है, अगर आपको पता है कि आप और अपनी वाइफ दोनों एक दूसरे के लिए मोनोगैमस है, आपका ट्रस्ट लेवल है और आपको पता है कि बाहर ही कोई और पार्टनर नहीं है, तो फिर भी कॉन्डम के बिना सेक्स किया जा सकता है। पर अगर आप कहते हैं उसको मल्टीपल पार्टनर्स है, या पार्टनर सिंगल भी है पर ट्रस्ट लेवल नहीं है, और आज के दिन देखते हैं हम लोग कि प्री मैरिटल पार्टनरशिप बहुत हो गई है, तो उसमें कॉन्डम प्रोटेक्शन के लिए भी होता है। और उसके अलावा आजकल जो कॉन्डम्स है वो बहुत मॉडिफाई भी हो गए हैं। आजकल लोग कॉन्डम्स को एंजॉयमेंट के लिए भी यूज कर रहे हैं। आजकल फ्लेवर्ड कॉन्डम्स आ गए हैं ओरल सेक्स के लिए। आजकल कॉन्डम्स आ गए हैं जिनके अंदर डॉट्स है, रिब्स है, जो लेडीज का प्लेजर बढ़ाने के लिए आते हैं। ऐसे कॉन्डम्स आ गए हैं जिनके अंदर साइज बड़ा है ताकि साइज की पूर्ति की जा सके। ऐसे कॉन्डम आ गए जो टाइमिंग बढ़ाने में काम आते हैं। ऐसे कॉन्डम्स आ गए जिनके साथ वाइब्रेटर्स होते हैं जो फीमेल पार्टनर को ज्यादा जल्दी क्लाइमैक्स करा सकते हैं। तो आजकल लोग कॉन्डम्स को एक सेक्सुअल एनहांसमेंट के तरीके के लिए भी यूज कर रहे हैं। क्या फीमेल्स कॉन्डम्स भी होते हैं सर? यस। तो फीमेल कॉन्डम जो होते हैं उनको डेंटल डैम्स बोलते हैं। तो जिस तरीके से मेल कॉन्डम को लिंग पर चढ़ाया जाता है, उसी तरह फीमेल कॉन्डम को योनि मुंह पे लगाया जाता है, ताकि जो कई मैंने देखा है बहुत बार कुछ रिलीजन्स में और कुछ लेडीज में उनके हस्बैंड्स या पार्टनर्स कॉन्डम्स के लिए नहीं एग्री होते। तो उसमें अपनी प्रोटेक्शन की जिम्मेवारी लड़की को खुद लेनी पड़ती है। तो उस केस में फीमेल कॉन्डम्स इफेक्टिव है, क्योंकि उसमें अगर आपके हस्बैंड या आपके पार्टनर बॉयफ्रेंड नहीं रेडी है कॉन्डम पहनने के लिए, और आप प्रेग्नेंट होना नहीं चाह रही है, या कोई लेडी है जो नहीं चाह रही है इन्फेक्शन हो जाए, तो वो फीमेल कॉन्डम यूज कर सकती है, जिससे जो मेल पार्टनर है उसके ऊपर कॉन्डम पहनने का स्ट्रेस ना रहे। नहीं रहेगा। बहुत सारी फीमेल्स के साथ आजकल ये भी प्रॉब्लम आ रही है सर कि उनका ये कहना है कि मतलब देखिए आजकल तो सभी रिलेशनशिप्स में है और शादी से पहले सारी चीज़ें बहुत नॉर्मल हैं आज के लिए, लोगों के लिए। तो ऐसे में लोगों को, खासतौर से फीमेल्स को ये रहता है कि मुझे रीवर्जिनिटी करानी है अपनी, मेरी वर्जिनिटी खत्म हो गई, मुझे रीवर्जिनिटी चाहिए, बिकॉज ऑफ आज भी ना हमारे समाज में ऐसी चीज़ें हैं जिसे हम बिल्कुल भी डिनाई नहीं कर सकते हैं कि आज भी एक लड़के के कहीं ना कहीं दिमाग में ये होता है कि मुझे एकदम वर्जिन वाइफ मेरी चाहिए। तो क्या ये रीवर्जिनिटी कराना सेफ होता है? हाँ, तो इसके 2-3 पहलू है। सबसे पहला तो अगर हम सिर्फ प्लेन सर्जरी की बात करें, तो रीवर्जिनेशन सर्जरी बहुत सिंपल है, बहुत इजी और बहुत इफेक्टिव है। तो बेसिकली वर्जिनिटी का मापदंड सिर्फ है कि जो लेडी का हाइमन है, हाइमन बेसिकली झल्ली होती है जो योनि मुंह पे होती है, और उसके फटने को हम वर्जिनिटी लॉस बोलते हैं। तो मेरे हिसाब से तो
ये कॉन्सेप्ट ही रॉन्ग है। ये मेल डोमिनेटेड कॉन्सेप्ट है। जो ऐसे मर्द है जिनको शादी के पहले सेक्स करना तो एक्सेप्टेबल है, पर उनको वर्जिन चाहिए, तो ये दोनों तरफ से रॉन्ग है, हिपोक्रिटिकल है। या तो आप शादी के पहले सेक्स मत करिए और आप खुद तो सेक्स कर रहे हैं और आपको लड़की वर्जिन चाहिए, तो फिर ये हिपोक्रेसी है। तो मैं इसके सख्त खिलाफ हूँ। पर अगर कोई लेडी, क्योंकि एंड ऑफ द डे आप सोसाइटी से लड़ नहीं सकते, बिल्कुल। तो अगर कोई लेडी है जो अपनी रिस्पेक्ट प्रोटेक्ट करना चाहती है और चाहती है कि भाई शादी के बाद दिक्कतें ना आए, तो रिवर्जिनेशन सर्जरी सिंपल है, इफेक्टिव है, कुल 10 मिनट की सर्जरी है। उसमें जो नीचे योनि मुंह के पास हाइमन है उसको रिपेयर कर दिया जाता है, ताकि जो वर्जिनिटी का मापदंड है कि फर्स्ट टाइम सेक्स होने पे ब्लीडिंग हो, वो हो जाए, और उसके बाद उस लड़की की जिंदगी भी ठीक चले और लड़के को भी कभी जिंदगी में इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स डेवलप ना हो कि भाई मेरी वाइफ पहले कहीं पर इंटरकोर्स हुआ है नहीं हुआ है। तो बेसिकली एक हैप्पी मैरिड लाइफ के लिए ये सर्जरी बहुत लेडीज करा रही है आजकल, सेफ है और इफेक्टिव है। लेकिन सर मतलब क्या ये नेसेसरी होता है, मतलब क्या ये ज़रूरी है कि जब पहली बार इंटरकोर्स होता है तो ब्लीडिंग होनी ही होनी है? क्योंकि बहुत से ऐसे मेरे नोन्स में भी हैं जिनका है कि नहीं, फर्स्ट टाइम उन्होंने फिजिकल हुए, सेक्स किया, बट ब्लीडिंग नहीं हुई, तो ये ज़रूरी होता है? तो 90% टाइम्स तो ऐसा होना चाहिए अगर वर्जिनिटी है तो। पर 10 to 15% ऑफ टाइम्स ऐसा नहीं भी हो तो इट इज ओके। तो वर्जिनिटी, मैंने वही बोला, वर्जिनिटी का मापदंड सोसाइटल है, साइंटिफिक नहीं है। तो साइंस कहती है कि इट कैन हैपन, ठीक है, बट सोसाइटी कहती है कि इट शुड नॉट हैपन। तो मोस्ट, अब जरूरी नहीं कि हर लड़की का जो फ्यूचर हस्बैंड है वो इतना अंडरस्टैंडिंग हुई, तो इसलिए आजकल लेडीज प्रेफर करती है कि ब्लीडिंग हो जाए तो एटलीस्ट मेरे ऊपर से स्ट्रेस हटेगा। तो इस कारण से इस वर्जिनिटी सर्जरी बढ़ गई है। इवन हम तो प्रैक्टिस में देखते हैं ऐसी लेडीज भी आती है जो वर्जिन है, नीचे सब कुछ ठीक है, पर वो फिर भी कहते हैं कि सर हमें ब्लीडिंग चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए आजकल ब्लीडिंग टैबलेट्स आती है, ब्लीडिंग बुलेट्स आती है। जिसमें एक कलर होता है जो लेडीज लगाती है मैरिड नाइट पे, ताकि उनके हस्बैंड को जो वो ब्लड चाहिए फर्स्ट नाइट पे उनको वो मिल जाए। तो सोसाइटी की डिमांड्स है, इसलिए हमें एज अ डॉक्टर उनको ऑफर करना पड़ता है, इवन दो आई डोंट बिलीव इन इट, बट इट इज व्हाट इज हैपनिंग। ठीक है। बहुत सी फीमेल सर एग्स फ्रीज करा लेती हैं, जिनका कहना है कि मैं अभी प्रेग्नेंट नहीं होना चाहती हूँ, बट एग फ्रीज करा लेती हैं, तो एग फ्रीज कराना सेफेस्ट है? तो ये भी ना मेरे हिसाब से बहुत बड़ा मिथ फैला दिया गया। मेरे हिसाब से बच्चे करने का एक सही टाइम है, और हर औरत को, हर पति को सही टाइम पे शादी करके बच्चे करने चाहिए। एग फ्रीजिंग सिर्फ एक मन का तसल्ली है कि मेरे एग्स फ्रोजन है। वो एग्स 5 साल बाद बच्चे बना पाएंगे नहीं बना पाएंगे उसकी कोई गारंटी नहीं है। तो ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन हो गया सोसाइटी में कि मैं 35 की हो गई, मैंने अपने एग्स फ्रीज करा लिए, मैं 40 साल में बेबी करूंगी। वो एग्स, जब आप एग्स को फ्रीज करते हो तो फ्रीज मतलब कि आपने उन एग्स को उस पॉइंट के लिए फ्रीज कर दिया। जब आप उनको यूज करोगे तो आपको उनको फिर से थॉ करना पड़ेगा। थॉ मतलब कि उनको फिर से जिंदा करना पड़ेगा। तो फॉर एग्जांपल किसी लेडी ने 28 या 30 अंडे अपने फ्रीज कराए हैं, तो हो सकता है थॉ साइकिल में सिर्फ 5-6 ही बचे, बाकी 24 जो है वो उस फ्रीजिंग साइकिल को झेल ही ना पाए। सेकंड है कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है सिर्फ अंडे से नहीं होता है। अगर आपकी एज बढ़ रही है तो आपकी पोटेंशियल टू बिकम मदर ऑल्सो डिक्रीजेस। तो कई लेडीज है जो 35 साल में एग फ्रीज करती है, 40 साल में अपने एग्स के होने के बावजूद भी प्रेगनेंसी नहीं हो पाती। इतना कॉमन हम देखते हैं कि पेशेंट ने 32 साल 33 साल में एग्स फ्रीज करा लिए, अब वो 40 साल में आती है कि बच्चा करना है, उस समय एग्स है पर जो जो हमारी वूम है, लेडी का जो यूट्रस है, उसमें बच्चा रुकता ही नहीं। ठीक है, इस कारण से सबसे सेफ तो यही है कि आप समय बच्चे करिए। पर अगर आप बच्चे नहीं कर पा रहे किसी कारण से, करियर की वजह से और कोई रीजन की वजह से, तो एग्स फ्रीजिंग एक सेफ ऑप्शन है पर फेल सेफ ऑप्शन नहीं है। ओके ठीक है, क्योंकि ना ये बहुत ज्यादा चल रहा है, ये मैंने बहुत ज्यादा देखा है कि आजकल मैं देख रहा हूँ आजकल बहुत लेडीज आती है कि सर अभी तो हमारा करियर स्टार्ट ही हुआ है, अभी तो ये दूर रहते हैं, अभी तो मेरी पोस्टिंग नहीं है, अभी तो मैं तैयार नहीं हूँ, तो उसके केस में हम एग फ्रीज करा लेते हैं। तो उनको लगता है कि एग फ्रीजिंग एक गारंटीड तरीका है कि मैं जब चाहूँगी तो बच्चा हो जाएगा, पर बच्चा तो आपकी उम्र रहते ही होगा। आपने एग्स फ्रीज करा लिए सोच के कि कल को ये एग्स काम करेंगे, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। 50% ऑफ टाइम्स आपके जो फ्रोजन एग्स है वो अनफ्रीज हो ही नहीं पाते, और फ्रोजन एग्स अगर अनफ्रीज कर भी लो तो वो बच्चे नहीं रुक पाते। इसलिए जो फ्रेश एग्स है जो आपकी बॉडी बना रही है इस समय, वही बेस्ट है। लेकिन जैसे आज का समय हम देख रहे हैं सर, 30 के बाद ही खास, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, वो 30 के बाद जाके शादी कर रहे हैं, क्योंकि वो एक सेटल होने में सबको ही टाइम लग रहा है कि करियर सेटल हो जाए, जॉब हो जाए, घर हो जाए, तो वो शादी का पीरियड अब बढ़ गया। पहले होता था कि भाई 22-23 साल की लड़की हुई तो उसकी शादी कर देते थे, 25 साल का लड़का बहुत ज्यादा बड़ा लगने लग जाता था, पहले का दौर वो था। तो अब तो सभी लोग टाइम लेते हैं, तो वो टाइम जो है वो बेबी करने का वो थोड़ा सा बढ़ गया है। तो एक सही टाइम क्या है, बच्चे कब कर सकते हैं आप? सही टाइम 23-25 साल ही है। अच्छा, ठीक है, तो ये हम अपनी जरूरतों के हिसाब से अपनी बायोलॉजी चेंज करना चाह रहे हैं, पर बायोलॉजी किसी की सुनती नहीं है।
18 साल में सबसे ज़्यादा फर्टिलिटी होती है। तो अगर आप किसी भी कपल को बच्चे करने हैं, आप देखेंगे भी आज भी गांव में, देहात में, देखो हम तो अर्बनाइज हो गए, हम तो बड़े लोग हो गए, पर आज भी जो गांव देहात में समय पे बच्चे करने से बहुत फायदे हैं। बच्चों को सही पोषण मिलता है, माँ हेल्दी रहती है, बच्चे टाइम पे हो जाते हैं, दवाइयाँ नहीं खानी पड़ती। आप समझिए आज के दिन इनफर्टिलिटी एपिडेमिक है। दिल्ली जैसे शहरों में 50% कपल्स को बच्चे नेचुरली नहीं हो रहे, डॉक्टरों की सलाह से हो रहे। 35 साल में मर्द का टाइट नहीं होता है, सेक्स नहीं हो पाता है, जब महीने में एक बार करते हैं जो सेक्स होता है उसमें ऑर्गेज़म नहीं होता, वाइफ की गायनी की प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है, फिर मुश्किल से रोध होके आईवीएफ करके एक बच्चा हो पाता है, फिर दूसरे के लिए घूमते रहते हैं। तो मेरे हिसाब से जो बायोलॉजिकल एज है उस हिसाब से 18 से 25 साल बेस्ट टाइम है बच्चे करने का, जिसमें वाइफ भी फिट रहती है, हस्बैंड भी फिट रहता है और बच्चे को भी पूरा पोषण मिलता है। प्लस ये बायोलॉजिकली भी ट्रूथ है कि जो हमारी एक लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो 60-65 साल है। हमको 90-100 साल की एक्सपेक्टेंसी लेके नहीं पैदा हुए। अगर आप बच्चों को 40 में कर रहे हैं तो आप बच्चों को केयर परवरिश सिर्फ 15 साल दे पाएंगे। ठीक है, आप जब 60 के होंगे तो आपका बच्चा उस समय 20 का होगा। ठीक है, तो कम समय बच्चे करने से आप बच्चे को पूरा 25-30 साल पोषण और बच्चों को केयर भी दे सकते हैं। तो फैमिली प्लानिंग तो टाइम पे ही होनी चाहिए। अब हमने अपने करियर्स को इंपॉर्टेंस देके अपनी फैमिली प्लानिंग लेट करनी शुरू कर दी है, तो उसका खामियाजा आज के दिन आईवीएफ के वजह सब भुगत ही रहे हैं। तो आईवीएफ, जैसे अगर हम आईवीएफ की बात करें सर, तो बहुत से ऐसे लोग हैं जो आईवीएफ से जिनका सक्सेस भी है, और कई आईवीएफ मैंने खुद अपनी आंखों से, मैं अपनी अगर फैमिली की ही बात करूं तो मेरी खुद फैमिली में ऐसे लोग हैं जिनका आईवीएफ में लगातार देख रही हूँ फेल हो रहा है। कई बार कोशिशें की, ट्रीटमेंट चल रहा है, लेकिन फिर भी फेल हो रहा है। तो ये बार बार आईवीएफ फेल होने के पीछे क्या रीजन होता है? क्योंकि आईवीएफ कोई गारंटी इलाज नहीं है। हाँ, देखो आज भी हम कहते हैं आईवीएफ में, हम सेक्सुअल हेल्थ में कहते हैं कि बच्चा बनाना टेस्ट ट्यूब में वो डॉक्टर के हाथ में है, पर बच्चा आपके गर्भाशय में रुक जाएगा और आप प्रेग्नेंट हो जाएंगे वो भगवान के हाथ में है। तो क्योंकि हम आईवीएफ के माध्यम से आपके स्पर्म और आपके शुक्राणु और आपका अंडा लेके हम बच्चा बना देंगे, पर क्या आपकी बॉडी बच्चे को एक्सेप्ट करेगी उसकी कोई गारंटी नहीं है। बहुत सारे हार्मोन्स, इंजेक्शंस लगा के लेडी को तैयार किया जाता है, उसके यूट्रस को तैयार किया जाता है उसके अंदर पौधा लगाने के लिए, पर वो पौधा नहीं कई बार जड़ पकड़ता और नहीं उगता। तो आईवीएफ का एक्चुअल सक्सेस रेट सिर्फ 20% ही है। तो अगर आप ओवरऑल देखें, मतलब ठीक है सक्सेस स्टोरीज बताएंगे आपको, डॉक्टर्स बोलेंगे देखो हमारे यहाँ ये हो गया वो हो गया, पर एक एवरेज औरत को 30 इयर्स के बाद कम से कम 3 साइकिल आईवीएफ की चाहिए एक बच्चा करने के लिए। ठीक है, ये एवरेज जो एक नंबर है। और कई औरतों को तो 5 से 7 साइकिल भी लग जाती है आईवीएफ करने के लिए। और आईवीएफ जो है वो बिल्कुल सेफ नहीं है। आप समझिए आईवीएफ के अंदर आपके अंदर आर्टिफिशियल हार्मोन्स पंप किए जाते हैं आपको आपके यूट्रस को तैयार करने के लिए। ये हार्मोन्स के अपने साइड इफेक्ट्स है, मोटे मोटे इंजेक्शन लगते हैं, महीने महीने तक दवाइयाँ खानी पड़ती है एक बच्चा करने के लिए, जो कि एक नेचुरल प्रक्रिया है। जो पहले तो आप बहुत रेली सुनते होंगे किसी को बच्चे नहीं हो रहे। पहले तो होता था कि भाई शादी हुई 2 महीने में न्यूज आ गई, 3 महीने में न्यूज आ गई। आजकल तो न्यूज लेने के लिए भी 4-4 साल लग जाते हैं। तो इसलिए अगर आप अपनी फर्टिलिटी के लिए आईवीएफ को सोच के बैठे हैं तो आप गलती में बैठे हैं। ठीक है, आईवीएफ इज नॉट अ गारंटीड वे ऑफ हैविंग बेबी। और मैं एक चीज़ बता दूं जो आपको आईवीएफ सेंटर्स नहीं बताएंगे, 30 to 40% आज के दिन जो आईवीएफ है उसमें डोनर स्पर्म, डोनर एग इस्तेमाल हो रहा है। तो आईवीएफ तो हो रहा है, पर उस बच्चे के लिए जो शुक्राणु है या जो लेडी का अंडा है वो लेडी का नहीं है, वो किसी और लेडी से लिया जा रहा है जो यंग लेडी है, उसका डोनर एग लिया जा रहा है, डोनर स्पर्म लिया जा रहा है। तो बच्चा तो अपने गर्भ में पाल रहे हो आप, पर उस बच्चे के अंदर हाफ ही है। हो सकता है सिर्फ हस्बैंड हो सकता है सिर्फ वाइफ हो। तो इसलिए मेरा ये आपके चैनल के माध्यम से, क्योंकि आपके चैनल में स्पिरिचुअल लोग जुड़े हैं, मेरा आपके चैनल के माध्यम से ये स्ट्रॉन्ग आग्रह है सोसाइटी से कि आप आईवीएफ के चक्कर में ना रहिए। अगर पॉसिबल है तो टाइमली शादी करिए, और अगर शादियां हो गई है तो बच्चों को डिले मत करिए, टाइम पे बच्चे कर लीजिए, क्योंकि बाद में बच्चे होने में डिफिकल्टी आएगी। लेकिन आजकल का जो यूथ है हमारा, जो आजकल के लोग हैं, वो आईवीएफ पर डिपेंड ही हो गए हैं। कई लोगों को तो मैंने ऐसे देखा है कि मतलब जो जिनकी एज है बेबी करने की, लेकिन फिर भी वो आईवीएफ पर ही डिपेंड है कि नहीं होगा तो कोई बात नहीं, आईवीएफ के जरिए हम बेबी कर लेंगे आने वाले टाइम। ये अगेन मीडिया एंड मिसकम्युनिकेशन है। ये बेसिकली इतनी एडवर्टाइजमेंट हो गई है इसकी कि आजकल मुझे लगता है कि पब्लिक को लगता है कि नेचुरल बच्चे होते ही नहीं है। पब्लिक को लगने लगा है कि नहीं आईवीएफ से ही होंगे बच्चे। तो ये मिसकंसेप्शन है ग्रॉस। और आप समझिए कि आज के दिन जो बच्चे ना होने का 30% कारण तो रिलेशन ना बनना है। ठीक है, हमें लगता है कि इनफर्टिलिटी है, मरीज आते हैं बताते हैं, चेक करते हैं तो हस्बैंड के स्पर्म पूरे हैं, वाइफ के मेंसेस टाइम पे आ रहे हैं, दोनों हेल्दी है। जब क्वेश्चन पूछते हो कहते हैं आप कितनी बार मिलते हो, तो महीने में एक बार मिलते हैं। अब महीने में एक बार मिलोगे तो बच्चा कहाँ से होगा? और महीने में एक बार क्यों मिलते हैं? क्योंकि सर इसकी जॉब हफ्ते में 6 दिन है, मेरी जॉब हफ्ते में 5 दिन है, मैं मेरठ में जॉब कर रही हूँ, ये दिल्ली में जॉब कर रहे हैं, हम महीने में मिलते ही 2 बार है। जिस समय वाइफ फर्टाइल है उस समय हस्बैंड नहीं मिल पा रहा है, जिस समय हस्बैंड का सेक्स करने का मन है उस समय वाइफ बिजी है।
तो ये रेगुलर का आजकल काम हो गया। तो हस्बैंड वाइफ भी कहते हैं सर हम देखो सेक्स तो कर नहीं पा रहे, हम तो आईवीएफ ही करा लेंगे, ठीक है, एटलीस्ट बच्चा तो हो जाए। और ये एक और रीजन है कि आज के दिन आईवीएफ के अंदर लोग बहुत डिपेंड हो गए हैं, क्योंकि वो नेचुरल बच्चा करना चाह ही नहीं रहे, ना समय दे रहे हैं, ना शरीर उनका अलाउ कर रहा है और ना उनकी उम्र अलाउ कर रही है। अच्छा, एक और चीज़ है, जैसे कहते हैं कि सेक्स करने से वजन घटता है, ये फैक्ट है सर? हाँ, तो सेक्स एक्सरसाइज है। अगर आप रेगुलर सेक्स कर रहे हैं तो आपका वजन हेल्दी रहेगा, बिकॉज सेक्स के अंदर आप ऑलमोस्ट, अगर आप 10 मिनट या 15 मिनट सेक्स कर रहे हैं तो वो ऑलमोस्ट एक 20 मिनट की रनिंग के बराबर है। अगर आप अच्छे से सेक्स कर रहे हैं तो अगर आप रेगुलर इंटरकोर्स कर रहे हैं तो आपका वेट हेल्दी रहेगा। और सबसे बड़ी बात है, अगर आप अनहेल्दी है, अगर आपके हार्ट में प्रॉब्लम है, अगर आपको कोलेस्ट्रॉल हाई है, अगर आपको शुगर है, तो आप सेक्स कर भी नहीं पाओगे, ठीक है। तो अगर आपका मतलब हम कहते हैं सेक्सुअल मेडिसिन में कि अगर आपका जो लिंग है, जो मेल गुप्तांग है, वो आपके शरीर का थर्मोमीटर है। जिस आदमी का लिंग सही से काम कर रहा है उसके अंदर बीमारी नहीं मिलेगी आपको। ओके। और अगर आपके लिंग में प्रॉब्लम है, अगर आपको कोई ना कोई बीमारी चल रही है नीचे, तो आपको कोई ना कोई बीमारी और मिलेगी। आपको शुगर मिलेगी, कोलेस्ट्रॉल मिलेगा, बीपी मिलेगा, आपका हार्ट डिजीज मिलेगा, आपको कहीं ना कहीं और बीमारी साथ में मिलेगी। तो इसलिए जब हमारा मरीज आता है गुप्त रोग लेके और मरीज कहता है कि इरेक्टाइल डिस्फंक्शन है, हमें स्तंभन दोष है, तो उसमें जब भी हम हमेशा उनका ईसीजी, उनका बीपी, उनका शुगर जरूर नपाते हैं, क्योंकि हमें वहाँ कहीं ना कहीं पे उसके अंदर कोई ना कोई पैरामीटर खराब मिलता ही है। एक डॉक्टर होने के नाते आप कोई भी कपल आपके पास आता है तो आप उसको क्या सलाह देते हैं कि कितनी बार करना चाहिए? तो मेरी सलाह नहीं है, ये साइंटिफिक फैक्ट है, जो स्टडीज में पाया गया है कि एक अगर हेल्दी कपल है तो उसको कम से कम हफ्ते में 1 बार मिलना चाहिए। अच्छा। तो महीने में 4 बार रिलेशनशिप तो शादी में होना ही चाहिए। ये एक हेल्दी नंबर है। इससे ज़्यादा भी हो सकता है पर इससे कम यूजुअली नहीं होता। पर आजकल हम लोग बहुत कॉमनली सेक्सलेस मैरिजेस देख रहे हैं। हाँ। बहुत कॉमन हमारे पास पेशेंट्स है जो 6-6 महीने तक नहीं मिल रहे हैं, सेक्स नहीं कर रहे हैं। अगेन मैंने रीज़न पहले बताया आपको, स्ट्रेस है, लाइफस्टाइल है, वर्क एनवायरनमेंट है, टाइमिंग है, प्लस ये मास्टरबेशन की हैबिट है। आज एक और बड़ी प्रॉब्लम मैं आपके सामने शेयर करूंगा कि बहुत सारे मर्द मैं देखा हूँ शादी के बाद भी मास्टरबेशन नहीं छोड़ने को तैयार है। मतलब वाइफ के ऊपर उनको फोन चाहिए, वाइफ के ऊपर उनको जो एक पोर्नोग्राफी एडिक्शन है। तो इसलिए मेरे को लगता है कि हेल्दी मैरिज में 4 बार इंटरकोर्स महीने में ज़रूरी है। 8 बार हो तो बहुत अच्छी बात है, पर अगर नहीं हो पा रहा है तो फिर आपको उसका कारण देखना पड़ेगा। अच्छा सर, इसी से एक मिलता हुआ मेरा सवाल है, जैसे आपने कहा कि बहुत से लोग आज भी हैं जो शादी के बाद भी मास्टरबेशन की अपनी हैबिट को नहीं चेंज करना चाहते हैं। बहुत से लोगों ने सर इसे अपनी बहुत गंदी आदत बना ली है। मतलब बहुत से लोग, मैंने ऐसे भी देखे हैं और ऐसे केसेस भी सुने हैं जहाँ पे शादी अच्छी चल रही है, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन फिर भी मेल या फीमेल को मास्टरबेशन की आदत है। जब तक वो नहीं करेंगे तब तक उन्हें नींद नहीं आएगी, भले वाइफ बगल में लेटी हो। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि आपने बचपन से हैबिट डाली है। अब फॉर एग्जाम्पल एक चीज की आपकी हैबिट बन गई है, हाँ। तो फिर आपको वो हैबिट तोड़ना बड़ा मुश्किल है। बचपन की हैबिट्स नहीं जाती है। अगर आपको एक बार पड़ गई है हैबिट रोज रात को 10 से 15 अलग अलग तरह की औरतें देखने की, तो आपकी फिर एक स्त्री से कभी भी रिलेशनशिप बनी नहीं पाएगा, आपकी कभी हैबिट बनी नहीं पाएगी। इसलिए बहुत सारे मरीज है जो आज भी मैं मतलब जो बताते भी है कि सर हमें या तो पॉर्न देख के अपने आप को तैयार करना पड़ता है वाइफ से मिलने के लिए, या हम वाइफ के संग पॉर्न देखते हैं। मैं तो कह रहा हूँ कि बहुत सारी फीमेल इन्फ्लुएंसर्स है जो आजकल कहते हैं कि आप मिलके पॉर्न देखो। हाँ। मतलब तो ये जो है ये एजुकेशन नहीं हो रही है, ये मेल एजुकेशन हो रही है। आप एक हमारी जो सोसाइटी है उसको ब्रेक कर रहे हो, उसको आप खराब कर रहे हो। तो मास्टरबेशन का ओवर प्रमोशन रुकना चाहिए। मास्टरबेशन हेल्दी है, हेल्दी नहीं है, मास्टरबेशन अनहेल्दी नहीं है, तो मास्टरबेशन विटामिन नहीं है, मल्टीविटामिन के रोज खाना है। हाँ, ठीक है। तो इसलिए अगर आपको अपनी हेल्दी मैरिड लाइफ चाहिए, अगर आपको एक रिलेशनशिप अच्छा स्ट्रॉन्ग चाहिए, तो ये मास्टरबेशन की हैबिट टाइमली रोकना बहुत जरूरी है। आजकल लोग सर एसेक्सुअल भी बहुत ज्यादा हो रहे हैं, मतलब सब कुछ बढ़िया चल रहा है, उनका कहना है पहले हम बिल्कुल नॉर्मल थे लेकिन अब हम एसेक्सुअल हो गए हैं। इस तरफ क्यों जा रहे हैं हम? तो इसके बारे में मैं कमेंट नहीं करना चाहूँगा, बिकॉज इट इज़ अ कॉमन प्रॉब्लम। उनकी पर्सनल चॉइस है। कई लेडीज़ है जिनको हो सकता है कि भाई शारीरिक सुख ना प्राप्त हुआ हो और क्रॉनिक फ्रस्ट्रेशन के कारण वो कहती है भाई इस चीज़ को अवॉइड ही करें। मैं इसमें जैसे हम कहते हैं कई लोग तुलसी माला ले लेती है कि भाई हम अब हस्बैंड से नहीं मिलेंगे। हाँ। ठीक है। तो कई बार तो मैंने देखा उसमें बहुत सी लेडीज इसलिए नहीं ले लेती है क्योंकि उनको लगता है कि हस्बैंड तो इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, लेते भी है तो सेटिस्फैक्शन नहीं होती है, और फ्रस्ट्रेट होने से बेटर है कि इस इच्छा को दबा दिया जाए। तो मेरे को लगता है कि ये एक रीज़न हो सकता है। पर फिर ये सेक्सुअल एक एवॉल्विंग डायग्नोसिस है, इसमें बहुत सारे डिफरेंट मत है। तो लेट्स सी एज फिगर आउट, बट मोस्टली मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं पे क्रॉनिक फ्रस्ट्रेशन और क्रॉनिक डिससेटिस्फैक्शन से औरतों में मैंने देखा ज़्यादा है ये। मर्दों में आपको ये सेक्सुअल मर्द कम मिलेंगे, औरतों में ये सेक्सुअल मर्द ज़्यादा है। बिल्कुल बिल्कुल। प्रेगनेंसी के बाद फीमेल में इंटीमेसी की जो फीलिंग है वो कम हो जाती है, ऐसा होता है? बिल्कुल होता है, बिकॉज प्रेगनेंसी के बाद आपका जो औरत का शरीर है वो बच्चे को पैदा करने के लिए तैयार हो रहा है।
ओके। तो बच्चे को पैदा करने के लिए बहुत सारे हार्मोन्स ऐसे हैं जो खत्म हो जाते हैं, जो बॉडी दबा देती है, क्योंकि बॉडी एक ह्यूमन रिस्पॉन्स है कि हमें नेचुरल स्पेसिंग करनी है। अब एक बच्चे को बड़ा करने के लिए नेचर चाहती है हमारी कि जो लेडी है वो 2 या 2.5 साल के लिए बच्चा पाले। तो इस कारण से जो दूध बनाती है, जो उसके शरीर में हार्मोन रिलीज हो रहे हैं, उसकी माहवारी बंद हो जाती है। इस कारण से लेडी अभी नेक्स्ट प्रजनन के लिए तैयार नहीं है। आप समझिए कि सेक्स कोई लीजर एक्टिविटी नहीं है, ये हमने एज अ ह्यूमन बीइंग बना लिया है। सेक्स एक कोर नेचर का ड्राइव है, जैसे खाना खाना है। क्यों? क्योंकि नेचर को बढ़ना है। नेचर चाहता है कि बच्चे हो, प्रजनन हो, ताकि और नेचर ने इसी तरह बॉडी डेवलप करी है कि जब प्रजनन हो जाए, जब प्रेगनेंसी हो जाए, तो उस प्रेगनेंसी के बाद जो शिशु आएगा उसकी भी परवरिश ठीक से हो। तो 2 से 3 साल तक औरतों के अंदर कुछ समय तक सेक्सुअल डिजायर कम होना एक नेचुरल बिहेवियर है। और बहुत सारे पेशेंट्स इसके भी आते हैं जो कहते हैं कि सर अभी देखो बच्चा हो गया है, वाइफ अभी भी रेडी नहीं हो रही है, 2 महीने हो गए वो रेडी नहीं हो रही है, क्योंकि वो 8 महीने से वेट कर रहा है। अब उसकी सेक्सुअल इच्छा तीव्र है, अब उस टाइम वाइफ अभी बच्चे को दूध पिला रही है, मैटरनल है, उसको अभी अंदर से सेक्स की फीलिंग नहीं आ रही है। तो इसमें हस्बैंड को समझना चाहिए कि भाई अगर आपको अपने बच्चे की परवरिश ठीक से करनी है तो 6 से 8 महीने माँ को मिलने चाहिए बच्चे को दूध पिलाने के लिए, बच्चे को फ्री करने के लिए। एक बार जब उसकी माहवारी चालू हो जाएगी, एक बार उसके जब हार्मोन ठीक हो जाएंगे, बच्चा दूध पीना बंद कर देगा, तो ऑटोमेटिकली वो स्त्री के अंदर फिर से सेक्सुअल एनर्जी या सेक्सुअल इच्छा जाग जाएगी। उसके लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है। पीरियड्स के टाइम पर प्रेगनेंसी होना बहुत इजी है क्या सर? क्योंकि इसे भी लेकर 2 तरह की चीज़ें हैं। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, पीरियड्स के टाइम पे अगर आप फिजिकल होते हैं, आप संबंध बनाते हैं तो प्रेग्नेंट नहीं होती हैं फीमेल्स। कईयों का ये कहना है कि नहीं, उस वक्त पीरियड्स के टाइम पे अगर आप करते हैं तो बहुत ज़्यादा संभावनाएं बन जाती हैं। अगर आप नॉर्मल साइकिल की लेडी है, अगर आपकी साइकिल नॉर्मल है, 28 दिन की साइकिल है, 3 से 4 दिन माहवारी होती है, तो पीरियड्स के ड्यूरिंग सेक्स करने में बच्चा नहीं होगा। उसका रीजन ये है कि पीरियड्स के टाइम पे आपके अंदर की जो यूट्राइन लाइनिंग है वो शेड हो जाती है और ब्लड के साथ सीमेंट निकल जाता है, प्लस उस समय शरीर में अंडा भी नहीं होता। अच्छा। ठीक है। पर अगर आपकी साइकिल रेगुलर है, अगर आपके पीरियड्स का जो ड्यूरेशन है वो रेगुलर है, या जो पीरियड्स का जो साइकिल है वो रेगुलर है, तो उसमें कई बार क्या है कि जो पीरियड्स का लास्ट डे है और जो अंडा या ओव्यूलेशन का जो फर्स्ट डे है वो बहुत क्लोज होता है। अच्छा। और जो योनि मार्ग में जो हमारा जो शुक्राणु है वो 3 दिन से लेकर 5 दिन तक रहता है। तो कई बार उस कंडीशन में अगर आप पीरियड्स के आखिरी दिनों में सेक्स कर ले और ओव्यूलेशन जल्दी हो जाए तो वहां पर प्रेगनेंसी के चांस बन जाते हैं। पर एक नॉर्मल साइकिल में, एक नॉर्मल माहवारी के उसमें अगर आप सेक्स कर रहे हैं अपने हस्बैंड के साथ या पार्टनर के साथ, तो प्रेगनेंसी के चांसेस कम है। पर फिर भी अगर आप प्रेगनेंसी नहीं चाहते तो आपको कॉन्डम का इस्तेमाल करना चाहिए। स्लीप का सेक्स ड्राइव पर क्या इफेक्ट होता है? स्लीप का सेक्स ड्राइव पे बहुत मेजर इफेक्ट है ह्यूमंस में, मतलब मेल्स में तो बहुत मेजर इफेक्ट है। अच्छा। क्योंकि जो नींद है वो बॉडी का रीसेट है, बॉडी का रीबूट है। आपको जान के हैरानी होगी कि अगर आपकी नींद खराब है तो आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल लो पाएगा हमेशा। क्योंकि नींद के टाइम बॉडी अपने को रिचार्ज करती है। तो जो लोग अच्छी नींद लेते हैं उनको मॉर्निंग इरेक्शंस भी आते हैं, उनका टेस्टोस्टेरोन भी हाई रहता है, उनकी फ्रस्ट्रेशन लेवल्स भी कम रहती है, उनका कॉर्टिसोल जो स्ट्रेस हार्मोन है बिल्कुल लो रहता है। तो हम जब पेशेंट आते हैं, हम एक टोटका देते हैं उनको, हम बोलते हैं देसी मतलब कि डाइट, एक्सरसाइज, स्लीप। ओके। तो अगर आप अच्छी डाइट ले रहे हैं, आपकी एक्सरसाइज बढ़िया है और आप नींद ले रहे हैं पूरी, तो बहुत लो चांसेस है कि आपको कभी भी सेक्सुअल प्रॉब्लम आएगी। क्या सर, जैसे बहुत से लोगों का होता है, कई तरह की दवाइयाँ खाते हैं कि सेक्स करने से पहले कि हमें थोड़ा लॉन्ग टर्म चलना है, तो अलग अलग तरह के मार्केट में दवाइयाँ हैं, वो दवाइयाँ खाते हैं। कुछ लोग अलग अलग टेक्निक्स यूज़ करते हैं। तो क्या ये दवाइयाँ खानी चाहिए या फिर कुछ ऐसा हम देसी कह सकते हैं कि आप ये खाओ 2 घंटे पहले, 3 घंटे पहले, तो आप अच्छे से परफॉर्म कर सकते हो? देखो, जो भी नेचुरोपैथी है या देसी इलाज है वो एक हेल्दी लिविंग का तरीका है। तो शिलाजीत हो गया, अश्वगंधा हो गया, हेल्दी डाइट हो गई, वो 2 घंटे में काम नहीं करेगी। ठीक है। तो आप कभी भी अगर कोई भी न्यूट्रास्यूटिकल ले रहे हो या नेचुरल चीज ले रहे हो तो वो ओवर अ टाइम काम करता है। तो वो रेगुलर डाइट में लेना पड़ेगा आपको। पर जितनी भी चीजें हैं जो 2 घंटे पहले काम करते हो, सब केमिकल है, वो सब दवाइयाँ है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको बुखार नहीं है तो आप क्रोसिन खाएंगे? नहीं खाएंगे। पर अगर आपको सेक्सुअल प्रॉब्लम नहीं है तो फिर आप सेक्स की दवाई क्यों खा रहे हैं? ठीक है। तो अभी प्रॉब्लम क्या हो गई है कि लोगों को इजी चाहिए। ठीक है। तो हमें 3 बार करना है, 4 बार करना है, तो इसलिए हम अननेचुरल करने के लिए वायग्रा का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये सेफ नहीं है। इसका रीजन मल्टीपल प्रॉब्लम्स है। पहला है कि ये कुछ टाइम काम करती है, दवाइयाँ काम नहीं करती। सेकंड है जो आदमी की नेचुरल कैपेसिटी उसे खत्म करती है। तो हो सकता है कि आपने दवाई खा के एक बार 3 बार कर लिया, तो हो सकता है अगली बार आपका बिना दवाई के एक बार भी ना हो। तो इसलिए अगर आपको सेक्सुअल प्रॉब्लम नहीं है तो आपको इन दवाइयों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ठीक है।
अब आती है बात रिक्रिएशनल। आजकल क्या रिक्रिएशनल सेक्स होने लग गया है। वीकेंड पे जाएंगे, दोस्तों के साथ जाएंगे, किसी पार्टनर को पेड बुला लेंगे, ठीक है, हमने होटल जाना है, तो उसके लिए क्या है कि भाई हमको एक्स्ट्रा करना है। तो वो एक्स्ट्रा कभी कभार रिक्रिएशनल यूज में लोअर डोज डॉक्टर की सलाह के साथ ले सकते हैं, पर मेरे हिसाब से तो आपको कोई भी सेक्सुअल एनहांसमेंट प्रोडक्ट तब तक नहीं करना चाहिए यूज जब तक कि आपको एब्सोल्युटली इंपॉर्टेंट या रिक्वायरमेंट ना हो। आजकल लोगों ने एक और हैबिट बनाई है कि हम फिजिकल होंगे लेकिन उससे पहले अल्कोहल, मतलब हम ड्रिंक करेंगे, ड्रिंक करने के बाद उसके बाद जाके हम संबंध बनाएंगे, तो इसका कितना इफेक्ट पड़ता है? तो जो अल्कोहल है, अल्कोहल बेसिकली लो डोज में वायग्रा की तरह काम करती है। ओके। तो जब अल्कोहल अगर आप एक पैग ले रहे हो, आधा पैग ले रहे हो, तो अल्कोहल एक्चुअली सेक्स एनहांसर है। ओके। क्योंकि अल्कोहल क्या है कि नसों को खोलती है, इरेक्शन बढ़ाती है, हेजिटेशन कम करती है, एंग्जाइटी को लो करती है, जो एक टेस्टोस्टेरोन है वो थोड़ा सा उसको पिकअप कराती है, आपका टाइमिंग बढ़ाती है। तो इसलिए कम मात्रा में अल्कोहल एक्चुअली एफ्रोडिजिया काम करती है। तो इसलिए आप देखेंगे जो वजीकरण की पुरानी टेक्निक्स है उसमें अल्कोहल का यूज दिया गया है। पर प्रॉब्लम क्या है कि हमारे कंट्री में कि हम कम अल्कोहल लेते नहीं है। ठीक है, जैसे जावेद अख्तर साहब कहते हैं कि कम मात्रा में कोई लेता नहीं। ठीक है, तो अल्कोहल स्टार्ट तो होती है आधे पैक से, पर धीरे धीरे वो बोतल बन जाती है। बिल्कुल, बिल्कुल। ठीक है, इसलिए हम एज अ डॉक्टर मना करते हैं अल्कोहल के लिए। पर अगर आप बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी में है, नई नई शादी है, आप पार्टनर नहीं कंफर्टेबल हो पा रहे, तो थोड़ी सी ब्रांडी या थोड़ी सी अल्कोहल आपकी सेक्स लाइफ में हेल्प कर सकती है। बस कायदा कि उसको रेगुलर ना बनाए। क्या अल्कोहल पीने के बाद, जैसे फीमेल्स के साथ एक प्रॉब्लम आती है, फीमेल्स का ये कहना है कि अल्कोहल के बाद जो फीलिंग विदाउट अल्कोहल उन्हें आती है वो उन्हें नहीं आ पाती है, तो ऐसा क्यों है कि मेल्स के तो टाइमिंग बढ़ जाती है बट फीमेल्स को वो जो सुख होता है वो नहीं मिल पाता? तो बेसिकली क्या है, मेल्स और फीमेल्स की बॉडी अलग अलग होती है। तो मेल्स में तो क्या है कि टाइमिंग बढ़ जाती है, तो पर फीमेल्स में अल्कोहल क्या है, उनकी बॉडी को सुन कर देता है। फीमेल्स में क्या है, अल्कोहल जो है उनकी जो रिसेप्टर्स है उनको डाउन कर देता है। तो इस कारण से फीमेल्स के अंदर नॉर्मली अल्कोहल नहीं एडवाइज्ड है अगर उनको इंटरकोर्स में ऑर्गेज्म तक पहुंचना है। फीमेल्स में नॉर्मली जो मेल्स है वो अल्कोहल इसलिए पिलाते हैं कि भाई उनका रेजिस्टेंस कम हो जाए, या वो सेक्स के लिए एग्री हो जाए, या उनकी थोड़ी सोचने की कैपेसिटी थोड़ी सी कम हो जाए, तो इसके लिए मेल्स में भी फीमेल्स को फोर्स करते हैं। बट अगर एक किसी फीमेल को अपने सेक्स को सही तरीके से एंजॉय करना है और उन्हें पार्टनर तक कंफर्टेबल है, तो उनको अल्कोहल की जरूरत नहीं है। आई डोंट थिंक कि अल्कोहल रिक्वायर्ड भी है, और अल्कोहल उनके लिए इफेक्टिव भी नहीं है। जैसे बहुत से लोग ये कहते हैं कि कई ऐसी पोजीशंस हैं जिसमें हम फिजिकल होते हैं, सेक्स करते हैं, जिसमें हम प्रेग्नेंट नहीं हो सकते हैं, तो ऐसी कोई पोजीशन भी होती है सर? ऐसी कोई पोजीशन नहीं है, क्योंकि स्पर्म शुक्राणु अपने आप ट्रैवल करता है। अपने शुक्राणु की अपनी एक वेलोसिटी होती है। तो कई लोगों का मिसकंसेप्शन है कि अगर लेडी ऊपर है तो शुक्राणु निकल जाएगा और इस कारण से प्रेगनेंसी नहीं होगी। ये मिथ्या है। अगर सीमन का एक कतरा, मैं कह रहा हूँ एक बूंद भी अगर वजाना में चले जाए और लेडी उस टाइम ओव्यूलेट कर रही है, उसके शरीर में अंडा है, तो प्रेगनेंसी के फुल चांसेस है। हाँ, तो इसलिए कोई पोजीशन ऐसी नहीं है जो प्रेगनेंसी को रोक सकती है। ठीक है, हमें अपनी डाइट का कितना ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि बहुत से लोग हैं अनहेल्दी फूड उनका आजकल का, क्योंकि लोग ऐसे ना सब फ्राइड फूड पे, जंक फूड पे, इस पे ज़्यादा है, तो एक इंसान को, एक मेन हो या फीमेल हो, कितना ध्यान रखना चाहिए अपनी डाइट का? तो डाइट तो ऑब्वियसली सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, आपका फ्यूल है। तो आप जितना कचरा डालेंगे शरीर में उतना ही बेकार आपको रिजल्ट मिलेगा। तो सिर्फ ये सेक्सुअल हेल्थ की बात नहीं है, ओवरऑल कार्डियक हेल्थ, मेटाबॉलिक हेल्थ, मेंटल हेल्थ, हर तरह की हेल्थ के अंदर अच्छा खाना जरूरी है। तो डाइट के अंदर आपको अपने मैक्रोज और माइक्रोज दोनों मेंटेन करने हैं। तो मैक्रो मतलब कि आपका अच्छा फैट, आप कम कार्बोहाइड्रेट लीजिए, आपका प्रोटीन इंटेक हाई क्वालिटी का हो, अच्छा हो, और माइक्रोज में आपके सारे विटामिन मिनरल सारे मिले, प्लस जो अनहेल्दी फैट्स है, अनहेल्दी कार्बोहाइड्रेट्स है, पका हुआ तला हुआ खाना है, जितना कम करेंगे उतना बेनिफिट आपको आपकी त्वचा पे, आपके शरीर पे, आंखों में, हर जगह मिलेगा। सिर्फ सेक्स में क्यों, हर जगह मिलेगा। स्ट्रेस और लाइफस्टाइल सेक्स लाइफ को कैसे अफेक्ट करता है? मेजरली इफेक्ट करता है। तो स्ट्रेस और लाइफस्टाइल तो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है जो इंटरकोर्स को बहुत ज़्यादा खराब कर सकते हैं। तो इसको अलग अलग लेके चलेंगे। अगर स्ट्रेस की बात करें तो स्ट्रेस जब होता है आदमी को, किसी भी तरह का स्ट्रेस, वो आपका कॉर्टिसोल बढ़ाता है। शरीर में हार्मोन होता है कॉर्टिसोल को स्ट्रेस हार्मोन बोलते हैं। तो कॉर्टिसोल बढ़ता है, कॉर्टिसोल बेसिकली एक गुंडे की तरह है जो आपके बच्चे के बाकी सब हार्मोन्स को खराब करेगा। जैसे स्ट्रेस बढ़ेगा आपकी शुगर स्पाइक करेगी, आपका टेस्टोस्टेरोन गिर जाएगा, आपका थायराइड लेवल गिर जाएगा। तो जो लोग क्रॉनिक स्ट्रेस में रहते हैं, मतलब काम का स्ट्रेस है, माइक्रो स्ट्रेसेस है, जिनको घर में रोज झगड़ा हो रहा है, या ऑफिस में बहुत हैप्पी नहीं है, आप यू नॉट वेरी हैप्पी, इस कारण से आप देखेंगे कि धीरे धीरे यू विल स्टार्ट नोटिसिंग कि आपकी सेक्सुअल लाइफ डाउन जा रही है। एनर्जी नहीं रहती है, लिबिडो नहीं रहता है, मन नहीं करता है, हमेशा थकान रहती है, मतलब मॉर्निंग इरेक्शन आने बंद हो जाते हैं, रिलेशन बनाने का मन नहीं करता है, मोटिवेशन खत्म हो जाती है। तो
तो इसलिए स्ट्रेस रिलीज बहुत ज़रूरी है आज के दिन, बल्कि वर्क प्लेस में स्ट्रेस रिलीज के लिए बहुत सारी एक्टिविटी होने लग गई है। लोगों ने ये मानना शुरू किया है भाई कि स्ट्रेस को कम करना है, एडिक्वेट छुट्टी मिले, घर जाए तो अब काम घर लेके ना जाए, बार बार फ़ोन ना उठाए, अपनी नींद पूरी लीजिए। तो ये तरीके हैं स्ट्रेस कम करने के। योगा करिए मॉर्निंग में उठ के, तो ये हेल्पफुल है। बट स्ट्रेस मॉड्यूलेशन से आप काफ़ी बेनिफिट अपनी सेक्सुअल लाइफ में देखेंगे, और स्ट्रेस ज़्यादा है तो उतना ही नेगेटिव इफेक्ट आएगा। सेकंड आता है लाइफस्टाइल। तो लाइफस्टाइल भी कहीं ना कहीं स्ट्रेस को कंट्रीब्यूट करता है। तो लाइफस्टाइल में, अगर आपके लाइफस्टाइल में नींद है, आपके लाइफस्टाइल में एक्सरसाइज है, आपके लाइफस्टाइल में छुट्टियां है, आपके लाइफस्टाइल में सबसे इजी वे क्या है स्ट्रेस कम करने का? थोड़ा हंसना। आपके दोस्त है, उनके साथ बैठ के थोड़ा हंसी रहे हैं, तो उससे भी आपका स्ट्रेस कम कम होता है। उससे भी आप देखेंगे कि अगर आप सिर्फ सुबह उठ के 10 मिनट हंसी ले, तो उससे भी हो सकता है कि आपका जो स्ट्रेस कम हो और आपको उसके बेनिफिट्स मिलेंगे। अच्छा सर, क्या क्या कोई एज होता है, जैसे कहते हैं ना कि जब हम मतलब जेंजीज हैं, जैसे अभी हम शुरुआत कर रहे हैं, 15 साल का लड़का, 16 साल का या लड़की, क्या कोई एज होता है कि इस एज में सेक्स करने का बहुत मन करता है और 40 के बाद सेक्स का मन नहीं करता है? ऐसा कोई एज ग्रुप होता है? अगर एक हेल्दी मेल है, हाँ। तो जब पुबर्टी आती, पुबर्टी मतलब 12 साल के बाद, जब उसके टेस्टोस्टेरोन सर्जेस आते हैं, से लेकर जब वो मरता है, उस उम्र तक उसका सेक्स का मन करता है। अच्छा। ठीक है, तो मर्दों में कोई उम्र नहीं है सेक्स का मन करने की। अगर मेल में टेस्टोस्टेरोन बन रहा है, मेल जो है हार्मोनली एक्टिव है, तो उसको लाइफ लॉन्ग सेक्स करने का मन रहेगा। अच्छा। ठीक है, ये जब जब सेक्स करने का मन ऑब्वियसली यंग एज में ज़्यादा होता है, बिकॉज यंग एज में एक्सेस नहीं होता, सेक्स मिलता नहीं है, पार्टनर्स नहीं होते, प्लस टेस्टोस्टेरोन बहुत हाई सर्ज में होता है। इस कारण से जो यंग मेल्स है वो मतलब सेक्सुअली ज़्यादा एक्टिव रहते हैं। बट जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, आदमी को सेक्स मिलना शुरू हो जाता है, शादी हो जाती है, बच्चे हो जाते हैं, प्लस सामाजिक रीजन से, प्लस उससे धीरे धीरे सेक्स की डिज़ायर कम हो सकती है। पर ऐसी कोई एज नहीं है आदमी की जिसमें उसका सेक्स करने का मन ना करे। अगर उसका सेक्स करने का मन नहीं कर रहा है, अगर आदमी कहता है कि नहीं मेरे को इंटरकोर्स का मन नहीं करता है, बहुत बहुत महीने हो जाते हैं, मेरा बिल्कुल ना कुछ देखने का मन करता है, ना किसी को जाने का मन करता है, तो उसका टेस्टोस्टेरोन डेफिनेटली लो मिलेगा। उसका चेकअप भी जरूरी है। हाँ, तो इसे बढ़ाने के लिए क्या कर सकते हैं? जैसे ये प्रॉब्लम तो बहुत सारे लोगों में है, तो इसे बढ़ाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? तो टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ाने के लिए सबसे पहले जानना जरूरी है टेस्टोस्टेरोन का नॉर्मल लेवल कितना है। ओके। ठीक है, तो टेस्टोस्टेरोन का नॉर्मल लेवल 400 से 800 के बीच में होता है, और एक सिंपल ब्लड टेस्ट है जो कोई भी आदमी करा सकता है। अर्ली मॉर्निंग खाली पेट होता है, किसी भी लैब में हो जाएगा, और अगर आपको सिम्टम्स है तो आपको टेस्टोस्टेरोन लेवल चेक कराना चाहिए। अच्छा। अगर ये टेस्टोस्टेरोन लेवल आपका 400 से कम है तो ये लो है। अब इसको बढ़ाने के कई तरीके हैं। इसको बढ़ाने के नेचुरल तरीके भी है, इसको बढ़ाने की दवाइयाँ भी होती है। अब नेचुरल तरीकों के अंदर मैंने जैसे बताया स्टार्टिंग में 4 तरीके हैं। पहला है कि अपनी डाइट को ठीक कीजिए। अपनी डाइट के अंदर जो हेल्दी फैट्स है, क्योंकि टेस्टोस्टेरोन बेसिकली स्टेरॉइड होता है और ये फैट से बनता है, तो आपको हेल्दी फैट जैसे कि फ्लैक्स सीड है, जैसे कि देसी घी है, जैसे कि एनिमल फैट्स में एग योक है, तो अपने डाइट में हेल्दी फैट्स को ऐड करिए। ठीक है। सेकंड है, टेस्टोस्टेरोन के लिए आपको हेल्दी प्रोटीन लेना पड़ेगा। तो हेल्दी प्रोटीन के अंदर प्लांट प्रोटीन हो गया, जैसे एग प्रोटीन हो गया, तो ये आप प्रोटीन अपनी डाइट में ऐड करिए। सेकंड होता है एक्सरसाइज। तो टेस्टोस्टेरोन बढ़ाने के लिए एक्सरसाइज चाहिए, और एक्सरसाइज कोई ऐसी एक्सरसाइज नहीं, एक्सरसाइज है मसल एक्सरसाइजेस, क्योंकि जब आप मसल्स पे जोर डालते हैं तभी टेस्टोस्टेरोन बढ़ता है। तो बहुत लोग कहते हैं कि हम जी 5 किलोमीटर वॉक करते हैं रोज, आप वॉक कीजिए 3 किलोमीटर, जो 2 किलोमीटर वॉकिंग का टाइम है वो दीजिए मसल एक्सरसाइजेस पे। सूर्य नमस्कार हो गया, उठक बैठक हो गई, पुशअप्स हो गए, जरूरी नहीं जिम ही जाना है, इवन आप फर्श पे भी कर सकते हैं। तो दूसरा हो एक्सरसाइज। तीसरा हो गया नींद, स्लीप। अब स्लीप के लोगों को लगता है कि हमसे 6 घंटे सोते हैं, 6 घंटे इज नॉट इम्पॉर्टेंट, द क्वालिटी ऑफ स्लीप इज इम्पॉर्टेंट। आप डार्क रूम में सोइए, आपके रूम में कोई लाइट ना जले, आप रात को मोबाइल फोन ना देखिए, आपका फिक्स टाइम हो सोने का। आप 9 बजे से लेकर सोए 4 बजे तक, या सोए 12 से लेकर 6 तक, पर डेली वो फिक्स टाइम हो। संडे को हम सो रहे हैं लेट, सैटरडे को हम सो रहे हैं अर्ली, फ्राइडे को बच्चे को स्कूल भेजना है, तो हम सर सुबह 6 बजे उठते हैं, उसको स्कूल भेजते हैं, फिर 2 घंटे सोते हैं। तो अगर स्लीप में ब्रेक आ रहा है, अगर आपकी स्लीप जो है वो फुल ड्यूरेशन की नहीं है, वो क्लीन स्लीप नहीं है, तो उसके अंदर भी फिर आपको जो है टेस्टोस्टेरोन में लो मिलेगा। तो अगर आप ये 3 चीजें कर लेते हो, टेस्टोस्टेरोन आपका बढ़ जाएगा। उसके बाद आता है नेचुरल। नेचुरल में आपके पास अश्वगंधा है, बहुत अच्छा काम करता है, शिलाजीत अच्छा काम करता है, विटामिन डी अच्छा काम करता है, धूप सेकना, और एल-आर्जिनिन, ये 4 सप्लीमेंट्स है जो आप ले सकते हो। टेस्टोस्टेरोन ठीक हो जाएगा, आपको गारंटी ठीक हो जाएगा। नहीं, सेफ सप्लीमेंट्स है ये। उसके बाद भी नहीं हो रहा ठीक, तो फिर आप मेरे पास आएंगे। अच्छा। तो उसके बाद फिर हम आपको टेस्ट करेंगे, आपके रीजन ढूंढेंगे, बहुत सारे रीजन होते हैं,
फिर उसका जो प्रॉपर इलाज है वो इलाज करेंगे। बहुत से लोगों को स्मोकिंग की आदत है और बहुत गंदी हैबिट है, मतलब स्मोकिंग नहीं छोड़ सकते हैं, उनसे कई बार बोला भी गया बट वो स्मोकिंग नहीं छोड़ सकते। क्या स्मोकिंग करना बहुत ज़्यादा हमारे स्पर्म की जो क्वालिटी है उसको ख़राब करता है? स्मोकिंग आपकी स्पर्म क्वालिटी को तो पूर्ण तरह से नष्ट करता है। नष्ट करता तो स्मोकर देखो, आज अगर हम दिल्ली शहर में रह रहे हैं तो हम 10 सिगरेट तो रोज की वैसे ही पी रहे हैं, है वैसे भी। क्योंकि AQI 800 है। तो आप समझिए कि जो भी आप उसके ऊपर पी रहे हैं वो एडिशनल है। तो जो ये माइक्रो पोल्यूटेंट्स है जो ये स्मोक में है, ये डायरेक्टली जाके आपके स्पर्म काउंट को हार्म करते हैं। तो अगर आपका स्पर्म काउंट लो है तो आपको स्मोकिंग तो आज ही छोड़नी चाहिए। तो नंबर 1 रीजन ऑफ लो स्पर्म काउंट इज स्मोकिंग। तो स्मोकिंग का इफेक्ट नॉट ओनली स्पर्म काउंट, कैंसर करने के लिए, लंग्स खराब करने के लिए, हार्ट खराब करने के लिए, हार्ट अटैक के कॉज में। तो आई थिंक स्मोकिंग इज द वर्स्ट हैबिट। तो एज अ डॉक्टर तो हम तो कहते ही है कि स्मोकिंग, आप शराब फिर भी थोड़ी बहुत अलाउड है, स्मोकिंग तो बिल्कुल अलाउड नहीं है। प्रेगनेंसी प्लान करने से पहले मर्दों को कौन-कौन से टेस्ट अपने करा लेने चाहिए? प्रेगनेंसी प्लान करने से पहले मर्दों को कोई टेस्ट नहीं कराना चाहिए। नहीं कराना चाहिए। तो हम कहते हैं कि अगर आप 1 साल अपनी वाइफ के साथ रेगुलरली मिल रहे हो, अगर आप उनसे 5 से 6 बार संबंध बना रहे हो, आप लोग साथ में रह रहे हो और आप 1 साल बिना प्रोटेक्शन के ट्राई कर रहे हो और बच्चा नहीं होता, उसके बाद ही आपको टेस्ट कराने चाहिए। ठीक है। तो इनफर्टिलिटी का वर्कअप कभी भी स्टार्टिंग में नहीं होता। ये आजकल बहुत पागल बनाते हैं कि जी आप प्री मैरिटल चेकअप कराओ, शादी के पहले स्पर्म काउंट चेक करो, ये कोई जरूरत नहीं है। ठीक है। 99% कपल्स अगर सही एज में प्रॉपर इंटरकोर्स कर रहे हैं तो विद इन 1 ईयर बच्चा हो जाएगा। अगर नहीं होता 1 साल के विद इन, तो फिर हम उसकी टेस्टिंग कराते हैं। फिर उसके टेस्ट में हम उनका एक तो अल्ट्रासाउंड कराते हैं, उनकी जो अंडशाय है उनको चेक करने के लिए टेस्टिस बोलते हैं, उनका एक स्पर्म काउंट है सीमेन एनालिसिस कराते हैं और टेस्टोस्टेरोन लेवल चेक करते हैं। तो ये टेस्ट 1 साल पे, नॉट बिफोर मैरिज, नॉट एट द स्टार्ट ऑफ मैरिज। क्योंकि होता क्या है कि अगर सपोज स्टार्टिंग ऑफ मैरिज में थोड़ी भी डिफेक्ट आ गया रिपोर्ट्स में, तो इतनी स्ट्रेस हो जाती है नई शादी में कि शादियां टूट जाती है। क्योंकि समाज समझता नहीं है, थोड़ा स्पर्म प्रॉब्लम आ गया, लड़का नपुंसक है, ठीक है, फिर घर में बात पहुंच जाती है, फिर झगड़ा हो जाता है, फिर जो एक बच्चा नेचुरल हो जाता है वो भी नहीं हो पाता। इसलिए हमेशा 1 साल का समय दीजिए कोई भी नवविवाहित कपल को प्लानिंग करने के लिए। अगर 1 साल बाद नहीं हो रही तो प्राइवेसी में जाके अपने डॉक्टर को दिखाइए, टेस्ट कराइए। जैसे अगर मैं अपनी ही बात करूं, जैसे शादी के बाद तुरंत पेरेंट्स का ये कहना होता है कि भाई अब आप लोगों को आगे बढ़ना चाहिए प्रेगनेंसी की तरफ, तो आप दोनों को टेस्ट कराना चाहिए। तो क्या एक कपल को शादी के, जैसे आपने कहा 1 साल, तो 1 साल बाद क्या डॉक्टर के पास जाके अपने टेस्ट कराना जरूरी होता है? अगर 1 साल तक आप देखो, ये तो कपल को पता है कि क्या हो रहा है, क्या बताया पेरेंट्स को बाहर। हाँ, ठीक है। बहुत सारे मेरे पास आते हैं पेशेंट्स, उनके जो पेरेंट्स आते हैं वो कहते हैं जी बच्चे 1 साल से साथ में, हनीमून भी इटली हो गया आ गया, बच्चा नहीं हो रहा। अब वो हनीमून पे हुआ ही कुछ नहीं, वो कौन बताएगा। आजकल मैं देखता हूँ कि लोग हनीमून के लिए जाते हैं बाहर यूरोप, 10 दिन में रिलेशन बनता नहीं है, सिर्फ घूम के आ जाते हैं। ठीक है। तो इसलिए अगर रिलेशन बन रहा है और जेन्युइनली बन रहा है तो 1 साल सफिशिएंट टाइम है प्रेगनेंसी होने के लिए। अगर 1 साल के बाद रिलेशन नहीं बन रहा तो दोनों को टेस्ट करना जरूरी है, क्योंकि 50% चांसेस है कि वाइफ में प्रॉब्लम होगी, 50% चांस है कि मर्द में प्रॉब्लम होगी। पहले जमाने में क्या था कि मैं देखता था कि मर्द में स्पर्म 0 है और वाइफ का इलाज हुए जा रहा है। तो वो भी गलत है। तो 50% इनफर्टिलिटी मेल्स में होती है। तो इसलिए जब भी टेस्टिंग कराए दोनों कराए, सिर्फ वाइफ का रोल नहीं है, ना सिर्फ हस्बैंड का रोल है। ठीक है सर, तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट सवाल तो हमारे हो गए हैं, तो अब मैं चाहती हूँ एक छोटा सा रैपिड फायर आपसे हो जाए, जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी और ख़ासतौर से जो लोग पॉडकास्ट देख रहे हैं उनके लिए। सबसे पहले मैं पूछूंगी कि मॉर्निंग सेक्स या नाइट सेक्स कौन सा बेटर होता है? किस पर्पस के लिए? एंजॉयमेंट के लिए दोनों इक्वल है। अच्छा। पर अगर आप बच्चे होने की बात करें तो मॉर्निंग सेक्स इज बेटर। ओके। थ्योरेटिकली मॉर्निंग में टेस्टोस्टेरोन हाई रहता है, स्पर्म काउंट ज़्यादा मोटाइल रहता है और वुमेन पार्टनर इज मोर एक्सेप्टिंग टू द एग। ओके। ठीक है। इसलिए कहते हैं कि मॉर्निंग सेक्स पे प्रेगनेंसी रेट्स हायर है। तो अर्ली मॉर्निंग इंटरकोर्स इज बेनिफिशियल। एक और रीज़न है कि मॉर्निंग में नींद पूरी हो जाती है, स्ट्रेस लो रहता है, मॉर्निंग इरेक्शन वैसे ही हस्बैंड्स को आता है। तो इसलिए मॉर्निंग सेक्स इज अ बेटर सेक्स फॉर प्रेगनेंसी प्लानिंग। पर अदरवाइज एनी टाइम सेक्स विद योर पार्टनर इज एंजॉयबल, तो किसी भी टाइम कर सकते हैं। ओके। एज सिर्फ नंबर है या सेक्स लाइफ पर रियल इफेक्ट होता है? एज सिर्फ नंबर है अगर आप हेल्दी है। और अगर आप अनहेल्दी है तो एज आपके सेक्स लाइफ को इम्पैक्ट करेगा। सप्लीमेंट्स या नेचुरल मेथड्स क्या बेटर है? नेचुरल इज ऑलवेज बेटर। आप शरीर में जितना कम केमिकल डालिए, चाहे कोई भी हो, उतना अच्छा है। आप डाइट से, एक्सरसाइज से कर सकते हो तो बेस्ट है। पर अगर नहीं हो पा रहा है तो बहुत अच्छे सप्लीमेंट्स, जैसे फॉर एग्जांपल विटामिन डी है, असेंशियल सप्लीमेंट है। आज के दिन हम सब लोग क्योंकि फुल स्लीव्स पहन रहे हैं, धूप है नहीं, इस कारण से विटामिन डी सबका कम है। तो विटामिन डी मेरे को लगता है सुपर सप्लीमेंट है, सबको लेना ही चाहिए। फिर अश्वगंधा, शिलाजीत, आई थिंक दे आर वेरी इफेक्टिव, एवरीबडी शुड कंज्यूम। और एक अच्छा मल्टीविटामिन, ये 4 सप्लीमेंट्स आप ले सकते हैं, उसके अलावा और कुछ लेने की जरूरत नहीं है।
कम्युनिकेशन या टेक्निक क्या ज्यादा इंपॉर्टेंट है सेक्स में? दोनों इम्पोर्टेंट है। ओके। तो कम्युनिकेशन तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप कम्युनिकेशन के बिना टेक्निक यूज़ करेंगे तो कुछ नहीं होने वाला। और आपकी टेक्निक बहुत अच्छी है, आप बहुत अच्छे, बहुत टेक्निकली आप समझते हो, आप सुपर परफॉर्मर हो, पर अगर आप अपने पार्टनर से प्रॉपरली कम्युनिकेट ही नहीं कर पा रहे हो तो यू विल नेवर बी गुड। तो कम्युनिकेशन करिए, अपने पार्टनर से बात करिए, क्योंकि रिलेशनशिप इज नॉट ओनली अबाउट बिटवीन द लेग्स, बिटवीन द हेड इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। सेक्स से पहले या बाद में कौन सा हैबिट जरूरी है? हाइजीन, ओके। क्लिनलीनेस। तो सबसे पहले है कि अगर आप सेक्स से पहले क्लिनलीनेस मेंटेन करेंगे तो ये बहुत ज़रूरी है दोनों पार्टनर्स के लिए। मैंने ये देखा है बहुत कॉमनली कि जो मेल पार्टनर्स है उनकी हाइजीन ट्रेनिंग नहीं होती है। इस कारण से बहुत सारी फीमेल पार्टनर्स भी यूटीआई आती है, इन्फेक्शन लेके आती है, जिसको एक टर्म बोलते हैं हम लोग हनीमून सिस्टाइटिस। बहुत कॉमन है, हम देखते हैं कि नई नई शादी हुई है और वाइफ लेके आती है सर पेशाब में जलन है, इन्फेक्शन है। पूछने पर चलता है कि सर नई नई शादी हुई है, रिलेशन बनने शुरू हुए हैं और हस्बैंड की हाइजीन पुअर है, नखून नहीं काटते हैं, लिंग साफ नहीं करते हैं और रिलेशन बना रहे हैं, तो उस कारण से वाइफ में इन्फेक्शंस होते हैं। और आप समझिए कि जो वाइफ की योनि है वो डायरेक्टली कनेक्ट करती है उसके गर्भाशय से। अगर वाइफ में इन्फेक्शन हुआ तो कल को फर्टिलिटी प्रॉब्लम आ सकती है अगर उसके यूट्रस में इन्फेक्शन हो गया। इसलिए ये हस्बैंड की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हस्बैंड की क्या, हर मर्द की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसका जो जननांग हो वो साफ हो, क्लीन हो, ताकि उसके पार्टनर को इन्फेक्शन ना हो। तो आई थिंक सबसे इंपॉर्टेंट हाइजीन है और इसकी ट्रेनिंग एजुकेशन ये स्कूल में मिलनी चाहिए। और इवन जो पेरेंट्स है वो भी अपने लड़कों को समझाए कि ये क्लीनलीनेस बहुत ज़रूरी है। मैं देखा कि लेडीज़ बहुत सफाई रखती है पर जेंट्स बिल्कुल नहीं रखते। तो इसलिए मर्दों को बहुत ज़रूरी है अपनी सफाई रखना, बिकॉज डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है उनकी फर्टिलिटी और उनकी वाइफ की हेल्थ को। बिल्कुल। अब एक छोटा सा मिथ और फैक्ट भी हो जाए सर, साइज ही सब कुछ होता है? नहीं, साइज इंपॉर्टेंट है पर साइज इज नॉट एवरीथिंग। ठीक है, साइज के अलावा वही मैंने बोला, टेक्निक, कम्युनिकेशन, इरेक्शंस, टाइमिंग और आप कितना अपने पार्टनर में कितना इंटीमेसी है, ये सब मैटर करता है रिलेशन को स्ट्रॉन्ग करने में और सेक्सुअल एपिसोड को बेटर करने में। मास्टरबेशन से वीकनेस होती है? बिल्कुल होती है। औरतों को सेक्स में इंटरेस्ट कम होता है? नहीं, गलत। एज के साथ सेक्स लाइफ खत्म हो जाती है? बिल्कुल गलत। पॉर्न देखकर सब कुछ सीखा जा सकता है? नहीं। नहीं। बहुत अच्छा लगा सर मुझे आपके साथ। इनफैक्ट मैं इस पॉडकास्ट को करने से पहले सोच रही थी कि मैं ये क्वेश्चंस जब बना रही थी रात में बैठ के, तो मुझे लगा कि मैं कैसे पूछूंगी, बिकॉज ऑफ मैं एक फीमेल हूँ और मेरे सामने एक मेल डॉक्टर रहेंगे। बट सीरियसली मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा और मेरा खुद का दिमाग बहुत ज़्यादा खुला है आपसे मिलकर। बहुत अच्छा पॉडकास्ट हुआ। इनफैक्ट जितने भी लोग इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं, मुझे लगता है कि ये एक ऐसा टॉपिक है ना जिस पर आपको खुलकर बात करनी चाहिए और आपको खुलकर ना, कहते हैं ना कि ज्ञान मिल रहा है तो ले लो। तो इस पॉडकास्ट से जितना ज्ञान मिल रहा है ना, वाकई मैं कह रही हूँ दोस्तों, ले लो, क्योंकि इस टॉपिक पर बात करने से आज के टाइम में भी, जहां हम कहते हैं ना कि यूथ बहुत ज्यादा आगे बढ़ रहा है, जेनजीज का जमाना है, फिर भी लोग इस टॉपिक पर बात करने से झिझकते हैं। लेकिन ये पॉडकास्ट आपको बहुत कुछ सिखाकर और समझाकर, जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ कि भाई मेरे पॉडकास्ट में आपको कुछ ना कुछ अच्छा तो जरूर मिलेगा। तो ये पॉडकास्ट आप देखिए और जो भी आपके मन में क्वेश्चन आ रहा ना, आप कमेंट में हमसे पूछ जरूर सकते हैं। बहुत अच्छा लगा सर, थैंक यू सो मच। और मैं चाहूंगी कि हम आगे भी मिले और बहुत सारी ऐसी बातें मैं आपसे करूं जो सबके बहुत ज्यादा काम है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू।